घर समय के बाहर अध्याय 11 बच्चा। समय के बाहर अध्याय 11 बच्चा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। नानहुआंग महाद्वीप बहुत विशाल था। यदि कोई ऊपर से नीचे देखे तो देख सकता है कि नानहुआंग महाद्वीप एक अनियमित अंडाकार शतरंज बोर्ड जैसा दिखता है जो समुद्र से घिरा हुआ है। ये वांगू महाद्वीप से एक असीम समुद्र द्वारा अलग किया गया था और एक द्वीप की तरह दिखता था। हालांकि इसका क्षेत्र बहुत विशाल था और कई लोग इसे पार करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे अपना पूरा जीवन लगा दें। बस इतना ही था कि वहां की ज्यादातर जगहें मानव जाति के लिए प्रवेश करने में मुश्किल थीं। वे सत्य पर्वत श्रृंखला से अलग थे जो पूरे नानहुआंग महाद्वीप में तिरछी फैली हुई थी। इसके अलावा सत्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक अत्यंत विशाल निषिद्ध क्षेत्र था। वह स्थान नानहुआंग महाद्वीप के लगभग 70% भाग पर स्थित था। इसलिए केवल सत्य पर्वत श्रृंखला के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही मानव जाति के रहने के लिए उपयुक्त स्थान थे। लेकिन फिर भी यहाँ मनुष्यों की जनसंख्या कम नहीं थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे और बड़े शहर आसमान में तारों की तरह घनी आबादी वाले थे। कुछ शहर मजबूत थे तो कुछ साधारण। हालांकि इन सभी शहरों का निर्माण छोटे पैमाने के निषिद्ध क्षेत्रों से बचते हुए किया गया था, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर जगह देखे जा सकते थे। अगर कोई विकल्प होता तो कोई भी निषिद्ध क्षेत्र के आसपास रहने को तैयार नहीं होता। वहां रहने का मतलब था कि व्यक्ति हमेशा खतरे में रहेगा। केवल अपराधी ही अंतिम उपाय के रूप में वहां इकट्ठा होते थे। उनकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो जाती थीं और वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी तलवारों की धार चाटते थे। इसलिए मैला धोने वाले शिविर बनाए गए। लगभग हर निषिद्ध क्षेत्र के आसपास ऐसा शिविर स्थल होगा। संपूर्ण मानव जाति के क्षेत्र के दृष्टिकोण से मैला धोने वाले शिविरों का स्थान बहुत मिश्रित था। इस समय ऐसा शिविर स्थल जूकिंग की आंखों में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो रहा था, क्योंकि वह एक पर्वत शिखर पर खड़ा था। दूर से देखने पर ऐसा नहीं लगता था कि यह कैंपसाइट बहुत बड़ी है। वहां केवल सैकड़ों लोग रहते थे। शायद ये सुबह सुबह का समय होने के कारण था। खाना पकाने से उठने वाला धुआं बहुत घना था। हालांकि यह जगह शहर जितनी समृद्ध नहीं थी, फिर भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चीखने चिल्लाने, गाली गलौज, फेरी वालों की खरीद फरोख्त और यहाँ तक कि बेलगाम हंसी की आवाजें भी आपस में मिल रही थीं। ये आवाजें फिर बहुत दूर तक पहुँच रही थीं। कैप्टन लेई जिस मूल्यवान आवाज के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए जूकिंग देख सकता था कि कैंपसाइट के अंदरूनी हिस्से से लेकर बाहरी हिस्से तक घरों की संरचना लगातार सरल होती जा रही थी। बाहरी परिधि पर बने घर मूल रूप से टेंट थे और शिविर स्थल से कुछ ही दूरी पर घना अंधेरा जंगल था। वह स्थान धुंध से इस प्रकार ढका हुआ था मानो उसमें कोई भयावह अस्तित्व छिपा हो। आसमान में भले ही सूरज की तेज रोशनी हो, लेकिन सूरज की किरणें वहां से चमकने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वहां देवता और शैतान मौजूद हों और वे सभी दिशाओं में ठंडी धमक फैला रहे हों। यह मानव शरीर पर काले रंग के उत्परिवर्तन धब्बों जैसा लग रहा था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था और साथ ही यह अन्य अंगों से भी अलग था। इसे देखने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पहाड़ की चोटी पर खड़े कैप्टन लेई ने पूछा। ये झुकी झोपड़ियों जैसा ही है। जूकिंग ने ईमानदारी से जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचा। कैप्टन लेई मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे आगे बढ़ते रहे। जूकिंग ने अपनी नज़रें हटा ली और कैप्टन लेई के पीछे चल पड़ा। वे दोनों पहाड़ से नीचे उतरे और कैंपसाइट से उनकी दूरी बढ़ती गई। वहां जाते समय उन्हें दो दो या तीन तीन की छोटी छोटी टोलियों में लोग मिले जो कैंपसाइट से बाहर या अंदर आए थे। उनके कपड़े एक जैसे थे और उन्होंने ज्यादातर गहरे भूरे रंग के चमड़े के कोट पहने हुए थे। जूकिंग ने देखा कि कैप्टन लेई को देखने के बाद उन सभी के चेहरे पर श्रद्धा के भाव थे। जूकिंग की ओर देखते हुए उनमें से अधिकांश की निगाहों में जिज्ञासा भी थी। इससे जूकिंग को कैप्टन लेई की पहचान के बारे में और भी अधिक अनुमान लगाने पड़े। ठीक इसी तरह जब सूरज आसमान में ऊंचा था, जूकिंग ने कैप्टन लेई का पीछा किया और पहाड़ के नीचे के मैदानों में प्रवेश किया। फिर वे मेहतर शिविर में पहुंचे। कैंपसाइट में कोई दीवार नहीं थी और लेआउट बहुत अव्यवस्थित था। हर जगह धूल के बादल, मुरझाए हुए पत्ते और कचरा देखा जा सकता था और वहां घाव और धुंध का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे जूकिंग गहराई में गया, पहाड़ से आने वाली आवाजें भी उसके कानों में स्पष्ट होती गईं। तभी उनकी दृष्टि में अनेक साधारण सी दिखने वाली इमारतें और बड़ी संख्या में कूड़ा बीनने वाले लोग आए। कुछ लोग टूटे हुए बैल की तरह थे, मांसल और अतुलनीय रूप से मजबूत, लेकिन कुछ दुबले पतले मैला ढोने वाले भी थे जिनकी निगाहें भयावह और जहरीली थीं।
उनमें से कुछ बूढ़े लोग थे जो इतनी उम्र में इतने बड़े थे कि वे मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाते थे, फिर भी कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उनके अलावा जू किंग अपने जैसे युवाओं को एक कोने में दुबके हुए और निश्चल भाव से आकाश की ओर ताकते हुए देख सकता था। उनमें से कुछ लोग अपंग थे। कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारे लोग थे। उन्हें देखने के बाद जू किंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह उनकी आभा से आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। वहाँ हर आकार और कद के लोग थे। कुछ लोग व्यापार कर रहे थे, कुछ लोग मुकाबला कर रहे थे और कुछ लोग बड़ी चट्टानों पर लेटे हुए धूप सेक रहे थे। कुछ लोग चमकीले रंग के पंखों वाले टेंट से बाहर निकलते ही अपनी पैंट ऊपर चढ़ा लेते थे। उनके हाव भाव वासना की तृप्ति के समान थे। शू किंग कैप्टन लेई के पीछे पीछे कैंप में चला गया। एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से यह नरक में चलने जैसा था। हालांकि उसके दिल में सतर्कता के अलावा उसके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं था, बल्कि उसे एक हल्की सी पहचान भी महसूस हुई। वाकई ये झुग्गियों से बहुत मिलता जुलता है, जू किंग ने मन ही मन सोचा। उसकी नज़र पंखों से लटके उन तंबुओं पर पड़ी और उसने उनमें कम कपड़ों में सजे लोगों को देखा। वास्तव में एक टेंट में एक युवती आधी नंगी ही बाहर निकली। उसके चेहरे पर आलसी भाव था। वह मुस्कुरा रही थी और जू किंग की ओर हाथ हिला रही थी। अचानक मत देखो, कैप्टन लेई ने अपनी नज़र जू किंग पर घुमाई। मुझे पता है कि वह किस तरह की जगह है, जू किंग ने जवाब दिया और अपनी नज़रें हटा लीं। कैप्टन लेई के चेहरे की झुर्रियां एक आधी मुस्कान में बदल गईं। उसने कुछ नहीं कहा और जू किंग को कैंपसाइट तक ले जाता रहा जब तक कि वह अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच गया। वह जगह शिविर के बीच में लकड़ी से बनी एक विशाल इमारत थी। यह अंगूठी के आकार की थी और ऐसा लग रहा था कि यह जानवरों से लड़ने के लिए एक कोलोसियम है। यहाँ आते समय जू किंग ने निरीक्षण किया था। उसके दिमाग में इस कैंपसाइट का आधा नक्शा पहले ही बन चुका था। यह उनकी आदत थी। कई बार आसपास के माहौल से परिचित होना संकट को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। इस समय उसने अपना सिर उठाया और कोलोसियम जैसी इमारत को देखा। उसने देखा कि बीच में विशाल मैदान के अलावा मैदान के चारों ओर कई बेढंगे ढंग से बनी ऊंची कुर्सियां रखी हुई थीं। इसके अलावा इमारत के अंदर से खूंखार जानवरों की दहाड़ें भी सुनी जा सकती थीं। इमारत के आसपास लकड़ी के शेड की कतारें भी थीं। साफ कपड़े पहने कुछ सफाईकर्मी शेड के बाहर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे। जैसे ही कैप्टन लेई पहुंचे, एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए बीस्ट फाइट एरेना से बाहर आया। इस आदमी के कपड़े साफ तौर पर मैला ढोने वालों से अलग थे। उसकी दाढ़ी 3 स्ट्रोक वाली थी और उसके शरीर से भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव महसूस किए जा सकते थे। उसके आने के बाद उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान दिखी जब उसने जू किंग की तरफ देखा और फिर कैप्टन लेई की तरफ देखा। नवागंतुक, वह पहले से ही नियम जानता है, कैप्टन लेई ने धीरे से कहा। उसका नाम क्या है? 3 धारी दाढ़ी वाले लड़के ने सहजता से पूछा। वह तो एक शरारती बच्चा है, उसका नाम क्या होगा? बस उसे बच्चा कहो, कैप्टन लेई ने शांति से उत्तर दिया। तो फिर मेरे पीछे आओ। बच्चे, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। तुमसे पहले ही कुछ लोग हैं। तुम्हें कल होने वाले मैचों में से एक में लड़ने का मौका मिलना चाहिए। 3 धारी दाढ़ी वाला वह आदमी हंसते हुए मुड़ा और लकड़ी के शेड की ओर चला गया। अब जू किंग ने कैप्टन लेई की ओर देखा। जाओ, मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। कैप्टन लेई ने कुछ उत्सुकता भरी आंखों से जू किंग की ओर देखा। जू किंग ने फिर कैप्टन लेई की तरफ एक गहरी नज़र डाली और सिर हिलाया। उसने बोलना जारी नहीं रखा और 3 स्ट्रोक वाली दाढ़ी वाले आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वे लकड़ी के शेड के सामने पहुंचे तो 3 धारी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जाने से पहले किनारे पर खड़े सफाईकर्मियों को कुछ निर्देश दिए। और जहां तक जू किंग का सवाल है, उसे लकड़ी के एक शेड में रहने की व्यवस्था कर दी गई और कहा गया कि वह बिना अनुमति के यहाँ से नहीं जा सकता। जैसे ही उसने इस लकड़ी के शेड में कदम रखा, घर के अंदर अलग अलग स्थानों से 4 जोड़ी आंखें उस पर टिक गईं। ये आंखें 4 युवकों की थीं जिनकी उम्र उसके बराबर थी। उनमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। उनमें से 2 युवक उससे कुछ साल बड़े लग रहे थे। इस समय उनकी नज़रें जू किंग पर पड़ी और उसे घूरने लगी, लेकिन उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। जहां तक लड़की की बात है, वह जू किंग से थोड़ी छोटी थी। वह एक कोने में दुबकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान देखा जा सकता था। वह घबराई हुई अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने लगी, जिसमें 3 पुरुष युवक और साथ ही शू किंग भी शामिल थे, जो अभी अभी वहां आए थे। जहां तक यहाँ के सबसे बुजुर्ग युवक का सवाल है,
वह मूल रूप से कूड़ा बीनने का काम करता था, लेकिन उसने अपना शिविर बदलकर किसी अन्य स्थान पर चला लिया। इसलिए जू किंग को देखने के बाद उसके होंठ मुड़ गए क्योंकि उसे कुछ तिरस्कार महसूस हुआ। फिर उसने अपनी नज़रें बदल लीं। उसकी आंखें आक्रामक इरादे से भरी हुई थीं क्योंकि वह अपने होंठों को चाटते हुए लड़की को घूर रहा था। हालांकि जिसने स्पष्ट रूप से इस शिविर स्थल में निवास का अधिकार प्राप्त नहीं किया था, उसने अपने कार्यों के साथ बहुत अधिक निर्लज होने का साहस नहीं किया। जू किंग ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने दरवाजे के पास एक जगह ढूंढी और आंखें बंद करके चुपचाप ध्यान में मग्न होकर बैठ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शायद यह इसलिए था क्योंकि जू किंग का आगमन बहुत शांत था। धीरे धीरे शेड में मौजूद 3 पुरुष युवकों ने उसकी उपेक्षा की और आपस में बातें करने लगे। जब 2 युवकों ने सबसे बुजुर्ग युवक से बातचीत की तो उनके स्वर में स्पष्ट रूप से चापलूसी के भाव थे। उनकी बातचीत का विषय मुख्यतः उस मार्शल प्रशिक्षण के बारे में था जो उन्हें इस बार से गुजरना था। उनकी बातचीत के माध्यम से जू किंग को पता था कि जब उनके पास पर्याप्त संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो यहाँ निवास का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये शिविर नियमित रूप से मार्शल प्रशिक्षण का एक सत्र आयोजित करेगा। मार्शल प्रशिक्षण के नियम बहुत सरल थे, क्योंकि इस शिविर स्थल के शिविर नेता ने कई उत्परिवर्तित क्रूर जानवरों को पाला था, इसलिए मार्शल प्रशिक्षण जो किसी को निवास का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता था, वह केवल जानवरों की लड़ाई होगी। लड़ा के लॉटरी निकालते थे और अपने द्वारा चुने गए क्रूर जानवरों के खिलाफ लड़ते थे। या तो वे जीवित रहते या फिर राक्षसों का शिकार बनकर मर जाते। जो लोग जीवित थे वे अपनी युद्ध लूट वापस ला सकते थे और निवास का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। जो लोग मर जाते थे वे खूंखार जानवरों का भोजन बन जाते थे। और हर मार्शल प्रशिक्षण बीस्ट फाइट एरेना नामक इस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। वहीं यहाँ के अधिकांश सफाईकर्मी इस खूनी तमाशे को देखने के लिए टिकट खरीदते और इससे संतुष्टि प्राप्त करते हुए कैंप लीडर मुनाफा कमाने के लिए दांव भी लगाता। इस क्रूर दुनिया में मानव जीवन बेकार है। अगर कोई व्यक्ति शहर में प्रवेश करने के योग्य नहीं है और शिविर में भी प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उसके पास जंगल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे में उसके मरने का जोखिम और भी बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ियों में जाना एक विकल्प था, लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने मेला ढोने वाले शिविर में शामिल होने का विकल्प चुना था, उनके अपने कारण और कहानियां थीं। जू किंग एक तरफ बैठा रहा और वह सुनता रहा। जब उनकी बातचीत कई दिनों पहले भगवान की आंखें खुलने की ओर मुड़ गई, तो अचानक उनमें से एक युवक ने पूछा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने लोगों को ये कहते सुना कि आप ही उस आपदा से बचने वाले एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए, जू किंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने नज़र घुमाई तो उसने पाया कि वह युवक उसके बारे में नहीं, बल्कि कोने में खड़ी छोटी लड़की के बारे में बात कर रहा था। लड़की का शरीर कांप उठा और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। जू किंग की नज़र उस छोटी लड़की पर पड़ी। सभी ने सिर्फ कहानी सुनी थी, लेकिन उसने सब कुछ अनुभव किया था। इसलिए वह गहराई से समझ गया था कि जो लोग आपदा में बच गए और यहाँ पहुँच गए, वे इतने सरल या कमज़ोर नहीं होंगे, भले ही उनका रूप रंग ऐसा ही दर्शाता हो। छोटी लड़की ने जू किंग की नज़र को नोटिस कर लिया था। फिर उसने अपना सिर उठाया और जू किंग की तरफ देखा। हालांकि जू किंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना जारी रखा। उसे साधना के लिए उपलब्ध सभी समय का सदुपयोग करना था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर वह बेहतर जीवन जीने के लिए निर्भर हो सकता था। इसी तरह एक रात बीत गई। अगली सुबह जब बाहरी दुनिया का शोरगुल और चीख पुकार गूंजने लगी, तो किसी ने लकड़ी के शेड का दरवाजा खोला। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजा खोलने वाला सफाईकर्मी दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आकृति की छाया घर के अंदर पड़ रही थी, जो कोने में खड़ी छोटी लड़की की आकृति को ढक रही थी। फिर यह आदमी ठंडे स्वर में बोला, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। आप लोग जो अच्छा शो कर रहे हैं वह जल्द ही दिखाया जाएगा। मैंने काफी समय तक इंतजार किया है। सबसे पहले सफाईकर्मी युवक उठा। वह मुस्कुराया और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ा। 2 अन्य युवक भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। जू किंग बाहर जाने वाला चौथा व्यक्ति था और छोटी लड़की आखिरी थी। दरवाजे पर खड़ा सफाईकर्मी उस सफाईकर्मी युवक से परिचित था। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उसने दूसरों को अनदेखा कर दिया और युवक को बीस्ट फाइट एरेना में ले गया। जैसे जैसे वे पास आते गए, शोर बढ़ता गया। हूटिंग और जयकार की लहरें उठती गईं और तीव्रता बढ़ती गई। ये तब तक चलता रहा जब तक कि वे सभी बीस्ट फाइट एरेना में नहीं पहुंच गए।
जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हंगामा पूरी तरह से भड़क गया। वे देख सकते थे कि बीस्ट फाइट एरेना के अंदर चारों ओर ऊंची कुर्सियों पर 100 से ज्यादा लोग बैठे थे। पुरुष और महिलाएं एक साथ समूह बनाकर खड़े थे और एक अच्छा शो देखने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनकी आवाजें बहुत तेज थीं। ये दृश्य देखकर बच्ची का शरीर कांप उठा और दोनों युवकों के चेहरे पर भी पीलापन छा गया। एकमात्र अपवाद वह कूड़ा बीनने वाला युवक था जिसकी आंखें दर्शकों की ओर देखते हुए उत्साह से चमक रही थीं। अगला था जू किंग। उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया और उसने बीस्ट फाइट एरेना के अंदर लड़ाई वाले क्षेत्र के माहौल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये स्थान बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ये पतंग उड़ाने के लिए अनुपयुक्त है। चूंकि यहाँ कोई आड़ नहीं है, इसलिए ये छिपने के लिए भी अनुपयुक्त है। आसपास की लकड़ी की बाड़ें बहुत ऊंची हैं, इसलिए दर्शकों के लिए खतरा पैदा करना अनुपयुक्त है। लेकिन कुछ द्वारों के संकेत हैं, वहां सुरंगें होनी चाहिए। तो या तो मैं उस राक्षस को डराने के लिए दर्शकों की जय जयकार और चिल्लाहट का सहारा लेता हूँ, जबकि मैं अभिनय करने का अवसर ढूंढता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसका उल्टा असर हो क्योंकि इससे क्रूर जानवर और भड़क सकता है, या मैं चीजों को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त कर दूं क्योंकि यह सबसे अधिक लाभप्रद होगा। घर समय के बाहर अध्याय 12 मेरा उपहार तुम्हारे लिए 1। समय के बाहर अध्याय 12 मेरा उपहार तुम्हारे लिए 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब जू किंग लड़ाई वाले इलाके के माहौल को देख रहा था तो भीड़ की जय जयकार की आवाजें गूंज उठी। प्रवेश द्वार, जहां से जू किंग और अन्य लोग पहले आए थे, अब एक विशाल गेट के बंद होने की आवाज के साथ एक धमाकेदार आवाज आई। यह जमीन की सतह पर जोर से टकराया, जिससे धूल और मिट्टी के बादल उठ गए। ये ध्वनि बिगुल बजने जैसी थी और इससे आसपास के सफाईकर्मी और भी अधिक उत्साहित हो गए। जू किंग ने यह भी देखा कि उसके ठीक सामने उस ऊंचे मंच पर सूती कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। लोगों का एक समूह उसके पीछे चल रहा था और वह सबसे ऊंची सीट पर बैठा था। चूंकि दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए उसका स्वरूप कुछ धुंधला सा लग रहा था। जाहिर है, इस व्यक्ति की स्थिति असाधारण थी। दूरी अधिक होने के बावजूद जू किंग यह महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष की ओर से आने वाली आत्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव अत्यंत सघन था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इससे जू किंग को थोड़ी चिंता हुई। साथ ही उसके मन में एक अनुमान भी था। ये व्यक्ति शायद इस कैंपसाइट का कैंप लीडर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जू किंग ने देखा कि कल वाला 3 स्ट्रोक दाढ़ी वाला आदमी उसके बगल में झुका हुआ था और ध्यान से उसे रिपोर्ट दे रहा था। जैसे ही शिविर का नेता बैठा, 3 धारी दाढ़ी वाला व्यक्ति एक ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया और नीचे खड़े लोगों को कुछ इशारा किया। बहुत जल्द ही बीस्ट फाइट एरेना की सीमा पर एक लकड़ी का गेट खोला गया। अब लकड़ी के गेट की बाधा के बिना क्रूर जानवरों की दहाड़ की लहरें और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। और जैसे ही आवाजें गूंजी, कूड़ा बीनने वालों का एक समूह सामने आया। उन्हें 3-3 की 4 टीमों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बड़ा धातु का पिंजरा था और वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। प्रत्येक धातु के पिंजरे के अंदर एक क्रूर जानवर दहाड़ते और उछलते हुए देखा जा सकता था, मानो वे पिंजरे को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों। जू किंग ने तेजी से नजर घुमाई और उसकी नजर 4 धातु के पिंजरों पर पड़ी। उसने देखा कि वहां 2 विशालकाय भेड़िए थे, एक बड़ा और एक छोटा। हालांकि उनके दोनों दांत बहुत तीखे थे। उनके शरीर एकदम काले थे और उनकी निगाहें खून के रंग की थीं। उनके मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। जब वे जू किंग और बाकी 4 लोगों को घूर रहे थे तो उनके चेहरे पर क्रूर भाव थे। वहां एक लाल बालों वाला भालू भी था। उसकी मोटी भुजाएं एक वयस्क मनुष्य की जांघ से भी बड़ी थीं। जहां तक उसके हाव भाव की बात है, वह हिंसा से भरा हुआ था और पिंजरे को लगातार हिला रहा था। इसे ले जाने वाले 3 सफाईकर्मियों के छोटे से दल को ऐसा करना बहुत कठिन लगा। जहां तक अंतिम धातु पिंजरे में मौजूद क्रूर जानवर की बात है, तो उसकी आभा इसकी तुलना में स्पष्ट रूप से काफी कमजोर थी। यह एक गिब्बन था। उसका शरीर फुसियों से ढका हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि एक बार छूने पर ही फट जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गिब्बन बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा था। वह खुद को धातु के पिंजरे से टकराता रहा, जिससे कई फुंसियां टूटती रहीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उनके प्रदर्शन से आसपास के दर्शकों में पुनः हंगामा मच गया। कुछ ही देर में शू किंग के बगल में खड़े दोनों युवकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस छोटी बच्ची की आंखों में भी खौफ साफ झलक रहा था। वह युवक जो पहले कूड़ा बीनने का काम करता था, वह भी इस समय बहुत घबराया हुआ था। केवल 4 प्राणी ही क्यों हैं? जू किंग आश्चर्यचकित रह गया जब उसने लकड़ी के गेट के अंदर सुरंग पर नजर डाली।
जैसे ही उसने देखा, पिंजरे में बंद 4 खूंखार जानवर जो संघर्ष कर रहे थे और दहाड़ रहे थे, एकदम से चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे डर गए हों। और उसी समय पिछले पिंजरों से दुगुने आकार का एक विशालकाय धातु का पिंजरा 6 सफाईकर्मियों द्वारा लकड़ी के गेट से धीरे धीरे बाहर निकाला गया। जैसे ही विशाल धातु का पिंजरा सामने आया, आसपास बैठे दर्शक तुरंत जोर से चिल्ला उठे। विशाल सींग वाला अजगर। इस बार शिविर नेता वास्तव में एक विशाल सींग वाले अजगर को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन फिर उनकी नज़र में इस अजगर को बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं माना जा सकता है। इन बदमाशों के लिए जो कोई भी इस अजगर को खींचेगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भले ही हम इसे जंगल में पालें, लेकिन इसे मारने से पहले हमें 2 लोगों की जान जोखिम में डालनी होगी। अंदर मौजूद खूंखार जानवर वास्तव में एक विशालकाय अजगर था। इसके शरीर की मोटाई एक वयस्क इंसान की कमर के बराबर थी और इसके शरीर का रंग ग्रे और काले रंग का मिश्रण था। अगर कोई ध्यान से काले पैटर्न को देखे तो वे दांतेदार पर्वत चोटियों जैसे दिख रहे थे। इस समय वह पिंजरे में निश्चल पड़ा था। फिर उसका बड़ा सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और बाहर देखते ही उसकी पीली खड़ी पुतलियां भयावह ठंडक के साथ चमक उठी। उसकी निगाह में विशालकाय भेड़िए या गिब्बन की परवाह किए बिना सभी कांप रहे थे। केवल लाल भालू ने उकसाए जाने पर धीमी दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि उसे जवाबी हमला करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका शरीर वास्तव में धीरे धीरे पीछे हट रहा था। वह तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि वह अपने धातु के पिंजरे के पिछले सिरे तक नहीं पहुंच गया। कृपया मुझे इसे न खींचने दें, कृपया मुझे इसे न खींचने दें। जू किंग के पीछे खड़े दोनों युवक तुरंत कांप उठे। जब वे दोनों धीमी आवाज में प्रार्थना कर रहे थे, तो जू किंग की आंखों में रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। वह विशाल सींग वाले अजगरों के बारे में जानता था। जब वह झुग्गी में था, तो किसी ने एक अजगर का शिकार किया था और उसकी लाश को घसीट कर ले गया था। उस समय उसने अनुभवी व्यक्ति को ये कहते सुना कि इस अजगर की ताकत बहुत ज्यादा है। एक बार कोई चीज इसके जाल में फंस जाए तो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे भी टूटकर गिर जाएंगे। इसके अलावा अजगर की खाल भी बहुत मोटी है। हालांकि इसका शरीर भद्दा था और इसकी गति तुलनात्मक रूप से तेज नहीं मानी जा सकती थी। इसके अलावा इसके पित्ताशय में बहुत अच्छी औषधीय क्षमता होती है। ये शरीर में मौजूद गंदगी को साफ कर देता है। इसके अलावा सांप का मांस बहुत पौष्टिक होता है। जब जू किंग ने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि कैप्टन लेई ने उससे कहा था कि उसे सांप खाना पसंद है। जू किंग ने भी बचपन में खूब सांप पकड़े थे, इसलिए वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। इसके अलावा उसके शरीर पर उत्परिवर्तन बिंदु जितना अधिक वह साधना करता था उतना ही गहरा होता जाता था। कल साधना के दौरान उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ जो उससे निकल रहा था। जू किंग सोच रहा था कि अगर वह सांप की पित्ताशय की थैली खा सके तो उत्परिवर्तन बिंदु में बहुत सारा दोष निष्प्रभावी हो सकता है। जब वह विशाल सींग वाले अजगर को देख रहा था, तभी लॉटरी शुरू हो गई। 3 स्ट्रोक वाली दाढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित एक मेहतर अपने साथ 5 बांस की छड़ें लेकर चलता था। प्रत्येक बांस की छड़ पर इस मार्शल प्रशिक्षण सत्र में क्रूर जानवर के नाम लिखे थे। सबसे बुजुर्ग युवक ने सबसे पहले चित्र बनाया। जब उसने बांस की छड़ी देखी तो उसने राहत की सांस ली। उसके बाद 2 अन्य युवक और छोटी लड़की थे। दोनों युवकों के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी जब वे लॉटरी निकालते समय प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब छोटी लड़की ने लॉटरी निकाली तो उसकी निगाहें निराशा से भरी हुई थीं। उसके हाथ में जो बांस की छड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि विशाल सींग वाले अजगर की छड़ी थी। इसलिए 5 बांस की छड़ियों में से आखिरी छड़ी छोटा भेड़िया था। ये स्पष्ट रूप से 5 में सबसे कमजोर क्रूर जानवर भी था। जू किंग ने वह बांस की पर्ची ले ली और सोचते हुए भौहें सिकोड़ लीं। बहुत जल्द ही मेहतर चले गए। फिर वे लड़ाक के एक कोने में बैरिकेड के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही आसपास के दर्शकों की जय जयकार गूंजी, पहला मैच शुरू हुआ। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 13 मेरा उपहार तुम्हारे लिए 2। समय के बाहर अध्याय 13 मेरा उपहार तुम्हारे लिए 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जिस व्यक्ति को प्रवेश के लिए बुलाया गया था वह उन 2 युवकों में से एक था। वह कांपता हुआ बाहर चला गया। उसके सामने खड़ा वह खूंखार जानवर कोई और नहीं बल्कि वह मांसल लाल भालू था। लड़ाई की प्रक्रिया बहुत तेज थी। वह युवक मूल रूप से लाल भालू का मुकाबला नहीं कर सकता था।
कुछ बार मुश्किल से भिड़ने के बाद वह पराजित हो गया। अंततः जब वह हताश था तो उसका शरीर सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। परिणाम स्वरूप चारों दिशाओं में ताज़ा खून बिखर गया, जिससे आसपास के वातावरण में हलचल मच गई। साथ ही पश्चाताप से भरी गालियों की आवाज भी सुनाई दी। इस दृश्य से दूसरा युवक इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। वह, जिसे पहले दूसरे राउंड में लड़ना था, अचानक जोर से चिल्लाया कि वह मैच छोड़ना चाहता है। इसलिए भीड़ की हूटिंग के बीच जू किंग ने देखा कि युवक को सफाई कर्मियों द्वारा ले जाया जा रहा है। जहां तक युवक के अंत की बात है तो ये बिना सोचे ही स्पष्ट था। तीसरे मैच के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वह मेहतर युवक था। वह बड़े काले भेड़िए को चित्रित करने में सफल रहे थे, लेकिन एक सफाईकर्मी के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक निर्दयी बना दिया था। एक चौंकाने वाली जिंदगी और मौत की लड़ाई के बाद उसने भारी सांस ली और कई चोटों के बावजूद उस भेड़िए को मार डाला। इस बार वह मार्शल ट्रेनिंग में सफलता का पहला मामला बन गया। गेट खुला और वह अपनी छाती पकड़कर आज़ाद होकर बाहर निकल गया। चौथा मैच छोटी लड़की थी। जब विशाल सींग वाले अजगर का पिंजरा खुला तो लड़की कांप उठी और उसके दांत भीगने लगे। वह लड़ाई लड़ने के लिए निराशा में जू किंग के पास जाने वाली थी, लेकिन इस समय जू किंग अचानक बोल पड़ा, चलो अदला बदली करते हैं। लड़की चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, जू किंग ने उसके साथ बांस की छड़ी बदल ली। जैसे ही उसने अजगर का नाम लिखी बांस की छड़ी ली, उसे लड़की के चेहरे पर कृतज्ञता की भावना की परवाह नहीं रही। वह सीधे विशाल सींग वाले अजगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर घुसा, आसपास के सफाईकर्मियों ने तुरंत शोर मचा दिया। जाहिर है उन्होंने पहले भी माचिस की तीलियां देखी थीं। हालांकि जुआरियों के अलावा जिन्होंने उस पर और लड़की पर दांव लगाया था, अन्य दर्शकों को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह नहीं थी और न ही कैंप लीडर को। हर कोई अपनी जिंदगी या मौत चुनने के लिए स्वतंत्र था। बीस्ट फाइट एरेना में जू किंग शांति से पिंजरे की ओर बढ़ा। उसी समय अंदर मौजूद विशाल सींग वाला अजगर धीरे धीरे रेंगते हुए जू किंग को घूर रहा था। जब उसका मोटा और मांसल शरीर धातु के पिंजरे से बाहर निकला तो उसके शल्क पिंजरे के धातु के खंभों से टकराने पर कान फाड़ देने वाली पीसने जैसी आवाज पैदा हुई। उसकी पशुवत प्रवृत्ति ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने ये युवक उसके सामान्य शिकार से भिन्न था। इसलिए बाहर रेंगने के बाद इस विशाल सींग वाले अजगर ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने शरीर को धातु के पिंजरे के बाहर लपेट लिया और अपने सिर को सावधानी से ऊपर उठाया और जू किंग को घूरने लगा, जो लगातार उसके करीब आ रहा था। इस दृश्य से आसपास के दर्शक रोमांच से भर गए। शोरगुल की आवाजें भी कुछ कम हो गईं। जू किंग का चेहरा हमेशा की तरह शांत था और वह धीरे धीरे कदम दर कदम उसके करीब आता गया। शायद इसलिए क्योंकि वह विशाल सींग वाले अजगर के हमले की सीमा में आ गया था, या शायद इसलिए क्योंकि वह उसकी आभा से उत्तेजित था। विशाल सींग वाले अजगर की पीली खड़ी पुतलियां एक ठंडे जानलेवा इरादे से चमक उठीं और उसकी पूंछ हिंसक रूप से जमीन पर टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही यह विस्फोटक ध्वनि निकली, उसके शरीर ने पूंछ से धक्का देने वाली शक्ति उधार ली और क्रूरता से आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद विशाल सांप का मुंह हवा में खुल गया, जिससे उसके तीखे नुकीले दांत बाहर निकल आए और हवा में तीखी गंध फैल गई। उसका सिर हवा में लहराया, जू किंग को निगलने के लिए। ये दृश्य देखकर जू किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विशाल सींग वाले अजगर को तेजी से हमला करते हुए ठंडे दिमाग से देखा। जैसे ही सांप उसके पास आया, उसका शरीर एक तरफ झुक गया। हालांकि उसने इस अवसर का उपयोग करके जवाबी हमला करने या उसके पास से गुजरने वाले बड़े सांप के सिर की परवाह करने का विकल्प नहीं चुना। उसकी नज़रें केवल एक शिकारी की तरह ठंडी चमक रही थीं, क्योंकि वह ध्यान से इस अजगर के पेट को देख रहा था। अपने अवलोकन से उसने देखा कि अजगर ने अपना हमला करने से चूक गया और झुंझलाहट में एक धीमी दहाड़ लगाई। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और अपनी पूंछ को फिर से जमीन पर पटक दिया, जिससे कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी आवाज निकली और वह जू किंग पर क्रूरता से झपटा। शिकार करने की प्रवृत्ति ने अजगर को इस समय बलपूर्वक घुमा दिया। उसका सिर अपनी पूंछ की ओर मुड़ गया, मानो वे एक साथ जुड़ने वाले हों। एक घेरा बनाते हुए वह जू किंग पर झपटा, उसे अपनी कुंडली में उलझाना चाहता था। जू किंग चुप था, उसकी निगाहें अभी भी विशाल सींग वाले सांप के पेट को ध्यान से देख रही थी। जब सांप की पूंछ उसके करीब आई तो उसका दाहिना हाथ अचानक मुड़ा और पूंछ के ऊपर आते ही उसने मुक्का मारा। टकराना। हालांकि पहाड़ों और समुद्रों की कला की उनकी साधना केवल पहले स्तर पर थी, लेकिन इससे जू किंग की ताकत में जो वृद्धि हुई वह छोटी नहीं थी।
इस समय जब सांप की पूंछ उड़ गई तो वह सीधे पीछे की ओर मुड़ गया, अपने सिर की ओर मुड़ने में असमर्थ था। विशाल सींग वाले अजगर को स्पष्ट रूप से कुछ दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये घातक नहीं था, इसलिए इसने केवल उसके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया। फिर उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसका सिर आगे की ओर झुका, एक ही बार में ज़ू किंग को खा जाना चाहता था। ज़ू किंग ने अपनी आंखें केंद्रित की, जैसे ही उसके भीतर तीक्ष्णता चमक उठी, उसे वह स्थान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस समय वह आगे बढ़ा, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चुना और सीधे विशाल सींग वाले अजगर के शरीर के मध्य भाग पर चढ़ गया। उसके बाद उसने जोर लगाया और अपने दाहिने हाथ से बेरहमी से मुक्का मारा। एक मुक्का, दो मुक्का, तीन मुक्का। उसके घूंसे फूट पड़े। ज़ू किंग की मुट्ठियों के प्रहार से विशाल सींग वाला अजगर लगातार पीछे हटता रहा। ज़ू किंग के चारों ओर कुंडली मारने की कोशिश करते हुए उसकी दहाड़ और भी तेज हो गई। हालांकि ज़ू किंग के मुखों में निहित ताकत के कारण उसका कुंडली मारना मुश्किल हो गया। जहां तक पेट के उस हिस्से की बात है जिस पर मुक्के मारे जा रहे थे, वहां की शल्क कमजोर होने के कारण कई मुक्कों के बाद दरारें पड़ गईं और खून बहने लगा। ये पहली बार था जब उसे चोट लगी थी। ये देखने के बाद ज़ू किंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने विशाल सींग वाले अजगर के अपना रुख बदलने का इंतजार नहीं किया। उसका बायां हाथ तुरंत उसकी जांघ पर लगे खंजर की ओर बढ़ा। जैसे ही खंजर ठंडी चमकने लगा, उसने उसे एक बेहद क्रूर तरीके से विशाल सींग वाले अजगर के मांस में घोंप दिया। ये तुरंत मांस को चीरता हुआ अंदर तक बेरहमी से घुस गया। परिणामस्वरूप चारों ओर खून फैल गया। विशाल सींग वाले अजगर की करुण फुफकार के बीच उसके पेट में एक चौंकाने वाला घाव हो गया, जिससे एक पूरा सांप का पित्ताशय बाहर आ गया। ये सांप बहुत बड़ा था और उसमें उत्परिवर्तन के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। हालांकि पित्ताशय बहुत छोटा था, केवल एक अंडे के आकार का। फिर भी ज़ू किंग ने संकोच नहीं किया। उसका दाहिना हाथ घाव में घुस गया और उसने पित्ताशय को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक बाहर खींच लिया। अजगर की तीखी चीखों के बीच उसने बलपूर्वक पित्ताशय को बाहर निकाल लिया। ताज़ा खून नीचे रेत और मिट्टी पर फैल गया। ज़ू किंग ने खून के धब्बों को अनदेखा किया और पित्ताशय को पकड़ते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आसपास के मैला धोने वालों पर नजर डालते हुए, जिनके चेहरे पर तरह तरह के भाव थे, उसने सीधे पित्ताशय को अपने मुंह में रखा और निगल लिया। जब वह शांति से उसे निगल रहा था, तो विशाल सींग वाला अजगर, जिसका पित्ताशय जबरन निकाला गया था, दर्द से पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। उसकी फुफकारें लगातार शोकाकुल होती जा रही थीं और उसका शरीर जमीन पर जोर जोर से टकरा रहा था, जिससे रेत और धूल के बादल उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांप अपने अंदर महसूस हो रहे तीव्र दर्द को बाहर निकालना चाहता था। उसके बाद उसका सिर और भी ज्यादा क्रूरता से ज़ू किंग की ओर झुका। उसकी रक्तलाल आंखों में अब पागलपन की झलक दिख रही थी क्योंकि उसने अपना मुंह चरम सीमा तक फैला लिया था, मानो ज़ू किंग को पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। हालांकि ज़ू किंग ने उसे सिर्फ ठंडी निगाहों से देखा। जैसे ही सांप उसके करीब आया, वह अचानक उछल पड़ा और एक बार फिर सांप के सिर से बच निकला। वह, जो अब हवा में था, ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और काले रंग की लोहे की छड़ी दिखाई दी। जब उसने अपना सिर नीचे किया, तो उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। उसका शरीर भारी रूप से जमीन पर गिरा और उसने अपनी ताकत, गति और शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए गति उधार ली और लोहे की छड़ी को बेरहमी से अजगर के दिल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव के साथ घुसा दिया। परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में सांप के शल्क ज़ू किंग की राक्षसी शक्ति के कारण टूट गए और उसने एक ही वार में सांप के हृदय को भेद दिया। एक धमाकेदार आवाज गूंजी। इस विशाल सींग वाले सांप का शरीर फिर जोर से कांप उठा, जैसे अब उसमें अपने शरीर को संभालने की ताकत नहीं बची थी। उसके बाद उसका सिर और दुम जमीन पर जोर से गिरे और उसकी करुण फुफकार अचानक बंद हो गई। सिर्फ उसकी दुम के जमीन पर टकराने की कमजोर आवाजें ही सुनाई दे रही थी। काफी समय बाद जब धूल और मिट्टी के बादल छट गए, तब भी इस युद्ध को देख रहे सफाईकर्मी बुरी तरह सदमे में थे। बहुत से लोग खड़े होकर भारी भावों के साथ बीस्ट फाइट एरेना में ये दृश्य देख रहे थे। इस समय युवक सांप की लाश से अपनी लोहे की छड़ी निकाल रहा था। यदि कोई वयस्क व्यक्ति इस प्रकार विशाल सींग वाले अजगर को मार दे, तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव नहीं आएंगे। हालांकि एक छोटे और दुबले पतले बच्चे के लिए ये सब करना। बच्चे ने सांप के पित्ताशय को बलपूर्वक छीनने के बाद उसे साफ साफ निगल लिया और अगले ही पल एक ही झटके में उसे मार डाला। उसके भाव भंगिमा में कोई बदलाव नहीं आया। शिविर में ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता था।
पिंजरे में बंद छोटा भेड़िया और लाल भालू भी स्पष्टतः भयभीत थे और वे दोनों कांप रहे थे। यह कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं था बल्कि शिकार था। सबकी निगाहों के सामने युवक ने अपनी लोहे की छड़ी को एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपने एक हाथ से विशाल सींग वाले अजगर के घायल हिस्से को पकड़ लिया और वह बीस्ट फाइट एरिना के बड़े गेट की ओर चल पड़ा। उसके पीछे विशाल सींग वाले अजगर के ताजे खून ने लाल निशान छोड़ दिया था। ये वाकई एक चौंकाने वाला दृश्य था। बंद गेट के पास खड़े होकर जू किंग ने अपना सिर घुमाया और ऊंचे मंच की ओर देखा। 3 स्ट्रोक वाली दाढ़ी वाला आदमी कुछ देर बाद ही होश में आया। उसके बाद उसे कुछ डर महसूस हुआ और उसने तुरंत हाथ का इशारा किया। बहुत जल्द ही विशाल गेट खुलते ही खड़खड़ाने लगा। जू किंग के बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि कैप्टन लेई अपनी दोनों बाहें दीवार से टिकाए हुए खड़ा है। जाहिर है कैप्टन लेई ने बहुत देर तक इंतजार किया था। वह जू किंग की ओर देखकर मुस्कुराया। क्या मैं अब आपके घर पर रुक सकता हूँ? जू किंग ने सांप की लाश को घसीटते हुए अपना सिर झुकाया और कैप्टन लेई की ओर देखा। आप कर सकते हैं, कैप्टन लेई मुस्कुराए। जू किंग ने सिर हिलाया और सांप की लाश को फेंक दिया। चूंकि आपको सांप खाना पसंद है, इसलिए यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। कैप्टन लेई दंग रह गए। उसके बाद उन्होंने विशाल सींग वाले अजगर की लाश को पकड़ते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसते हुए उन्होंने जू किंग को साथ लिया और धीरे धीरे चले गए। इस बीच जब वे काफी दूर चले गए थे, तभी बीस्ट फाइट एरिना के अंदर दर्शकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल के बीच भीड़ के एक कोने में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी एक भावशून्य अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बैठा था जो नौकर जैसा लग रहा था। अधेड़ उम्र के उस आदमी के गले में 5 बिंदु वाला सितारा टोटेम था। उनके कपड़ों या व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे जब वहां बैठे थे तो साफ तौर पर बेमिल लग रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई भी उनका अस्तित्व नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि शिविर नेता की दृष्टि भी उनके आकृतियों को नहीं देख सकी। बूढ़े आदमी का चेहरा गुलाबी था और उसकी निगाहों में बिजली छिपी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह उसे छोड़ दे तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर उसका पूरा अस्तित्व बेहद असाधारण था। इस समय वह वहीं बैठा रहा और जू किंग की पीठ को घूरता रहा और वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ये युवक बहुत दिलचस्प है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 14 चॉपस्टिक और कटोरे के 3 सेट। समय के बाहर अध्याय 14 चॉपस्टिक और कटोरे के 3 सेट। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मेहतर शिविर में कैप्टन लेई आगे चल रहे थे जबकि जू किंग उनके पीछे चल रहे थे। सूरज की रोशनी अभी नीचे की ओर बह रही थी और उन पर पड़ रही थी। दूर से देखने पर एक को लंबा और एक को छोटा, एक को बूढ़ा और एक को जवान देखने के बावजूद वास्तव में सामंजस्य का एक हल्का सा एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्रूर दुनिया में सामंजस्य की ऐसी भावना पाना बहुत कठिन था। या शायद ये कैप्टन लेई के हाथ में अजगर की लाश थी जिसने खतरे का एहसास कराया, जिसके कारण आसपास के राहगीर जो बीस्ट फाइट एरिना में नहीं गए थे उन्हें परेशान नहीं कर सके। जू किंग को यह एहसास बहुत अच्छा लगा। चाहे वे बाद में सांप खा रहे हों या इस समय धूप का आनंद ले रहे हों, दोनों ने उसे बहुत गर्मजोशी का एहसास कराया। वह बहुत सहज महसूस करता था और इसके लिए तरसता था। हर बार जब उसकी नज़र कैप्टन लेई के हाथ में पकड़े अजगर के शव पर पड़ती तो उसे अपने मुंह में अधिक लार महसूस होती। वह सांप खाने का भी शौकीन था। कैप्टन लेई का घर कैंपसाइट के मध्य वलय क्षेत्र में स्थित था। आंतरिक रिंग क्षेत्र में ईंटों से बने घरों और बाहरी रिंग क्षेत्र में कच्चे तंबुओं की तुलना में केंद्र रिंग क्षेत्र में घरों का निर्माण ज्यादातर पत्थरों और लकड़ी से किया जाता था। इसके अलावा आमतौर पर एक पंक्ति में 3 छोटे घर एक साथ बनाए जाते थे। यद्यपि प्रत्येक घर के भीतर का स्थान उतना विस्तृत नहीं था, फिर भी जू किंग देख सकता था कि यह उस स्थान की तुलना में बहुत बेहतर था जहां वह झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। ये बात विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कैप्टन लेई के घर में अभी भी एक छोटा सा आंगन था। ऐसा होना और भी दुर्लभ था। इस समय उसने आंगन की ओर जाने वाले बांस के गेट को धक्का देकर खोला। जू किंग की निगरानी में कैप्टन लेई अपने घर के दूसरे कमरे में चला गया। फिर उसने लापरवाही से दूसरे छोटे घर की ओर इशारा किया और बोला, बच्चे, अब तुम यहीं रह सकते हो। पहले तुम्हें आसपास के माहौल से परिचित हो जाना चाहिए। खाना बनने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। बोलने के बाद कैप्टन लेई ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद मांस के कटाव की आवाज गूंजने लगी। जू किंग ने लार को निगल लिया।
दूसरे घर में प्रवेश करने से पहले उसने पहले छोटे से आंगन को ध्यान से देखा। वहाँ एक बिस्तर, एक रजाई, एक मेज और एक कुर्सी थी। इन चीजों के अलावा वहाँ कोई और चीज नहीं थी। जमीन बहुत साफ थी, मेज और कुर्सी पर भी धूल नहीं थी। जाहिर है उन्हें अक्सर कोई साफ करता था। यहाँ तक कि रजाई भी तब तक धुलती थी जब तक वह बिल्कुल साफ न हो जाए। धूप में सूखने की खुशबू आ रही थी। हर चीज से जूकिन को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसे बड़ा घर पसंद नहीं था, उसे एक ऐसा घर पसंद था जहां वह एक नज़र में सब कुछ देख सके, एक छोटा घर जहां वह अपने दिमाग में सब कुछ प्रोजेक्ट कर सके। इससे वह सुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जूकिन ने साफ बिस्तर को देखा। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सीधे जमीन पर बैठ गया। वह पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं और आज की साधना शुरू कर दी। साधना के दौरान जब आत्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई तो बगल के घर से तेल की चटकने की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत जल्द ही दीवार पर पत्थर और लकड़ी के छोटे छोटे अंतरालों से खुशबू की लहरें बहने लगी और उसके छोटे से घर में फैल गईं। इससे शूकिन की भूख भी बढ़ गई, जिससे उसे भूख का एहसास होने लगा और उसके पेट से बड़बड़ाहट की आवाजें निकलने लगी। इसकी गंध बहुत सुगंधित थी। जूकिन का गला अनायास ही हिल गया जब उसने अपनी आंखें खोली और दूसरे कमरे की ओर देखा। इतने वर्षों तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बाद उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उन्होंने ऐसी खुशबू कब सूंघी थी। इसलिए उन्होंने अपने पेट की भूख को दबाया और अपनी साधना जारी रखने से पहले खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम भी हो गई। जब बाहर से कैप्टन लेई की आवाज गूंजी, जिसमें उन्होंने उसे आकर भोजन करने के लिए कहा, तो शूकिन ने, जिसने अभी अभी साधना का एक दिन पूरा किया था, तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से घर से बाहर निकल गया। फिर उसने देखा कि कैप्टन लेई आखिरी कमरे में खड़ा था और हाथ हिलाकर उसकी ओर इशारा कर रहा था। कैप्टन लेई के बगल में जूकिन ने देखा कि खाने की मेज पर सांपों के 7-8 अलग अलग व्यंजन रखे हुए थे। कुछ तले हुए थे, कुछ ब्रेस्ट थे, कुछ भाप में पकाए गए थे और यहाँ तक कि सांपों का सूप भी था। स्पष्टतः कैप्टन लेई के पास खाना पकाने का बहुत अच्छा कौशल था और उनके द्वारा तैयार किए गए व्यंजन स्वाद, रूप और गंध में उत्कृष्ट थे। जूकिन की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। ये देखकर कैप्टन लेई हंसे और चॉपस्टिक और कटोरों के सेट उठाने के लिए मुड़े। जूकिन भी करीब आ गया और अंतिम कमरे में प्रवेश किया। यहाँ खुशबू और भी ज्यादा थी। हालांकि वो तुरंत नहीं बैठा, बल्कि जब उसने कैप्टन लेई को चॉपस्टिक और कटोरे के सेट रखते देखा तो उसकी नज़र अचानक जम गई। वहाँ चॉपस्टिक और कटोरे के 3 सेट थे। कोई और है। हालांकि खुशबू बहुत आकर्षक थी, लेकिन चॉपस्टिक और कटोरे के 3 सेटों की उपस्थिति ने जूकिन को प्रलोभन को एक तरफ रख दिया। उसने सावधानी से कैप्टन लेई की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह मेरी आदत है। यह ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कभी नहीं आएगा। कैप्टन लेई ने शांति से बात की और उनकी आंखों की गहराई में यादें चमक उठीं। हालांकि जल्द ही यादों का वह भाव गायब हो गया और वे एक कुर्सी पर बैठ गए। जूकिन ने भी सिर हिलाया और बैठ गया। वह अपनी इच्छाओं को और नियंत्रित नहीं कर सका और सीधे गहरे तले हुए सांप के मांस का एक टुकड़ा लिया। फिर उसने उसे अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। ये बहुत गर्म था, लेकिन इसे खाते समय वह बहुत संतुष्ट भी था। उसका मुंह चिकनाई से भरा हुआ था। एक टुकड़ा खाने के बाद उसने अपने मुंह के ऊपर की चर्बी को चाटा और अपना हाथ भुने हुए सांप के मांस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय कैप्टन लेई को हल्की खांसी आ गई। चॉपस्टिक का प्रयोग करें। ओह! जूकिन ने अनाड़ीपन से चॉपस्टिक्स ले ली और कुछ समय तक इसकी आदत पड़ने के बाद उसने भुने हुए सांप के मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसे बड़े चाव से खा गया। खाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बस इतना था कि उनके खाने के तरीके बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। कैप्टन लेई ने मांस को धीरे धीरे चबाया और फिर निगल लिया। वह किसी मेहतर की तरह नहीं दिख रहा था। उसने हर डिश के लिए सिर्फ 2 से 3 टुकड़े ही खाए। जहां तक जूकिन का सवाल है, वह मांस को बहुत ही लालच से खा रहा था। उसकी भूख कैप्टन लेई से कहीं ज्यादा थी। जूकिन ने जो खाया उसे देखकर कैप्टन लेई बोले बिना नहीं रह सके, जब मैंने तुम्हें बन दिया था तब यह इतना अलग क्यों था? तुमने बन को एक एक करके खाया था। जूकिन ने सांप के मांस के टुकड़े को अपने मुंह में जोर से निगल लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और कैप्टन लेई की ओर देखा, जो गंभीरता से जवाब दे रहा था।
ये बंस तुम्हारे थे, लेकिन ये सांप का मांस मेरा है। एक वह भोजन था जो दूसरों ने उसे खिलाया था, दूसरा वह भोजन था जो वह दूसरों को खिला रहा था। इस युवक की सोच बहुत सरल थी। चूंकि यह चीज उसकी अपनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे इस तरह से खाएगा कि यह तथ्य पूरी तरह से उचित हो। कैप्टन लेई को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। फिर उसने जूकिंग की तरफ देखा जो सांप के मांस के टुकड़े उठाकर खा रहा था और साथ ही सांप का सूप भी पी रहा था। हालांकि उसने ये भी देखा कि युवक ने सांप के हर बर्तन से नहीं खाया। उसने सिर्फ अपने पास के बर्तनों से मांस लिया और उसने सांप का सूप भी संयम से पिया। उसने केवल वही हिस्सा खाया जो उसका था। आपका अजगर बहुत बड़ा है, इसलिए ये हमारे लिए आधे महीने तक खाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इसकी त्वचा और हड्डियों का भी कुछ मूल्य है। इसलिए कैप्टन लेई ने सहजता से कहा, मैं तुम्हें किराया दूंगी, तुम्हें इनमें से किराया नहीं काटना पड़ेगा, जूकिंग ने अचानक कहा। सांप का मांस कैप्टन लेई को बंस और स्लीपिंग बैग के लिए चुकाना था। सांप की खाल और हड्डियों का मूल्य कैप्टन लेई को टूटे हुए बैल के बारे में बात छिपाने में मदद करने के लिए चुकाना था। जहां तक कैप्टन लेई का सवाल है, जो उसे खंडहरों से निकालकर शिविर स्थल तक ले आए, यह उनके प्रति कृतज्ञता का ऋण था। जूकिंग को लगा कि अगर वह भौतिक वस्तुएं देकर कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा तो ये कुछ हद तक अनुचित होगा। इसलिए उसने अपने दिल में एहसान को याद किया। कैप्टन लेई ने जूकिंग पर गहरी नजर डाली और युवक की आंखों में गंभीरता और उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से विद्वेष और दयालुता को अलग करते हुए देखा। इसलिए उसने सिर हिलाया। कुछ सोचने के बाद उसने फिर से बात की, बच्चे, जब हम यहाँ आ रहे थे तो तुम्हें मेरी पहचान के बारे में कई अनुमान रहे होंगे। जूकिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खाने की क्रिया थोड़ी धीमी हो गई। बाकी लोग मुझे कैप्टन लेई कहते हैं। जहां तक मेरे नाम का सवाल है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेहतर शिविर में कोई भी अपना असली नाम नहीं इस्तेमाल करेगा। कैप्टन लेई ने भाप से पकाए गए सांप के मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाने लगा। मुझे यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि मेला ढोने वाले शिविर में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे मित्रों से हुई जो मेरे साथ जीवन मरण की स्थिति साझा करने को तैयार थे। हम एक छोटी सी टीम बनाते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी टीम का नाम थोड़ा अजीब है। इसे थंडर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर हर कोई व्यक्तिगत मिशन स्वीकार करेगा। अगर हमें कोई मिशन ज्यादा मुश्किल लगता है, तो हमारी टीम मिलकर उसे पूरा करेगी। मुझे मिलाकर कुल 4 लोग हैं, लेकिन उनमें से 3 अभी भी बाहर हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके लौटने के बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। भविष्य में आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं और टीम थंडर के नए सदस्य बन सकते हैं। फिर आप जीविका कमाने के साथ साथ खेती के संसाधन अर्जित करने के लिए मिशन कर सकेंगे। कैप्टन लेई का पेट कुछ भरा हुआ लग रहा था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और जूकिंग की तरफ देखा। जूकिंग को खेती के संसाधन शब्द सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि जूकिंग भी किसी तरह से यह समझ सकता था कि कैप्टन लेई एक दुष्ट साधक था। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बाद, भले ही जूकिंग शरीर शोधन क्षेत्र में था, कैप्टन लेई स्वाभाविक रूप से अपने अवलोकन के माध्यम से इसे महसूस करने में सक्षम होगा। जरूर, जूकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। इससे उसे राहत की सांस मिली। वह झुग्गी झोपड़ियों में पला बड़ा था और अच्छी तरह जानता था कि किसी के लिए दया दिखाना और मदद करना असंभव है, जबकि बदले में कुछ भी न चाहना। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। आप खाना जारी रख सकते हैं। मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं और अगर मैं ज्यादा खा लूंगा तो खाना पचा नहीं पाऊंगा। कैप्टन लेई को कुछ बार खांसी आए और उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि वे जल्द ही ठीक हो गए। वे खड़े हुए और बोलते हुए बाहर की ओर चले गए। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा जहर की तरह है। यदि आप इतनी लगन से साधना करते रहेंगे, जैसा कि आपने यहाँ तक पहुँचने के दौरान किया, तो आपका शरीर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, इससे पहले कि उत्परिवर्तन उस पर हावी हो जाए। साधना के लिए एक ठोस आधार बनाने की आवश्यकता होती है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जूकिंग चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। बूढ़ा आदमी जो दरवाजे की ओर चला आया, उसने मुड़कर जूकिंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि इस तरह से खेती करने से आप सही भी हैं। मेहतर शिविर एक निषिद्ध क्षेत्र के बगल में स्थित है और यह उस क्षेत्र से अलग है जिसमें आप पहले थे। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर की वस्तुओं और वस्तुओं के कारण कई निम्न स्तर के दुष्ट साधक और भगोड़े यहाँ इकट्ठा होते हैं। चूंकि आप यहाँ रह रहे हैं, इसलिए आपको जल्द या बाद में निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी होगी। इसलिए अधिक साधना करना भी अच्छा है।
इसके बाद कैप्टन लेई वहां से चले गए। जू किंग तब तक अकेला बैठा रहा जब तक उसने सांप का सारा मांस खत्म नहीं कर दिया। हालांकि वो तुरंत नहीं गया। उसने पहले साफ सफाई की और टेबलवेयर को नीचे रखा, फिर अपने छोटे से घर में वापस चला गया। वापस आकर वह पालथी मारकर बैठ गए और साधना जारी रखी। जू किंग इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि यदि वह मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर संघर्ष नहीं करना चाहता था और जीवित रहने के लिए अपनी पीठ नहीं झुकाना चाहता था, अपने जीवन और मृत्यु का अधिकार दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसकी अपनी ताकत ही हर चीज की जड़ होगी। ये बात खास तौर पर मेला ढोने वाले शिविर में सच थी। यहाँ बहुत सारे बदमाश किसान थे जो झुग्गी झोपड़ियों में बिताए अपने 6 सालों में देखी गई संख्या से कहीं ज्यादा थे। इनमें से एक भी व्यक्ति आसानी से पराजित नहीं हुआ। यदि झुग्गी झोपड़ियां कुत्तों का बसेरा थी, तो ये स्थान भेड़ियों का अड्डा था। यदि उसने कड़ी मेहनत नहीं की होती, तो उत्परिवर्तन से पहले ही वह किसी संघर्ष या विवाद के कारण बिना दफनाए ही मर गया होता। जहां तक उसके शरीर में असामान्य पदार्थों का सवाल है, शू किंग ने बांस की उस पट्टी से, जिसमें पर्वत और समुद्र कला थी, सीखा कि कीमिया की गोलियां उन्हें बेअसर करने में सक्षम हो सकती हैं। हालांकि वे केवल लक्षणों का इलाज कर सकते थे, जड़ का नहीं, फिर भी गोलियों का इस्तेमाल उत्परिवर्तन से निपटने के लिए किया जा सकता था। यहाँ आने के रास्ते में उन्होंने मेला ढोने वालों की बातचीत से ऐसी ही एक गोली का नाम भी जाना। उस गोली का नाम सफ़ेद गोलियां था। पास के निषिद्ध क्षेत्र में सफ़ेद गोलियों के मिश्रण के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी का उत्पादन किया जाता था। इसलिए शिविर स्थल के अंदर निश्चित रूप से सफ़ेद गोलियां बेचने वाले लोग होंगे। ये सोचने के बाद जू किंग ने अपनी छाती में बैंगनी क्रिस्टल के स्थान को छुआ। इस अवधि के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इससे उनकी रिकवरी में तेजी आने के अलावा उनकी ताकत और गति में भी भारी वृद्धि हुई। इसका कुछ संबंध पर्वत और समुद्र कला के प्रथम स्तर को प्राप्त करने से था। हालांकि जू किंग को लगा कि उसका पहला स्तर बांस की पर्ची पर वर्णित पहले स्तर के परिचय से कुछ अलग लग रहा था, जहां वह पहले स्तर पर पहुंचने पर एक बाघ के बराबर ताकत हासिल कर लेगा। मुझे लगता है कि मैं कई बाघों को मार सकता हूँ, जू किंग ने चुपचाप सोचा, क्योंकि उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में वह लगन से साधना कर रहा था और वह जल्द ही दूसरे स्तर पर पहुँचने वाला था। आज मैं दूसरे स्तर तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। जू किंग की निगाहों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस लेने का व्यायाम शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आने लगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा में निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में बहुत कम असामान्य पदार्थ थे, और इसलिए ये साधकों की साधना गति को काफी हद तक बढ़ा सकता था। इस बिंदु के बारे में जू किंग को कल पता चला जब वह बीस्ट फाइट एरेना के लकड़ी के शेड में था। इस समय उसने अपने शरीर को शिथिल किया और अपनी सांसों के साथ मिलकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बल लगाया। चमड़े के कोट से ढकी उसकी छाती से बैंगनी रंग की एक हल्की चमक भी निकली। समय बीतता गया। धीरे धीरे जू किंग के शरीर से हल्की चटकने की आवाजें गूंजने लगीं और उसके रोमछिद्रों से एक बार फिर काले रंग की अशुद्धियां निकलने लगीं। उसके पूरे शरीर का मांस और रक्त पोषित और अधिक दृढ़ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर एक बड़ी ताकत थी जो धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। और उसी समय बाहर अंधेरे में वह छोटी लड़की जिसकी बांस की छड़ी जू किंग ने बदल दी थी, उस आंगन की ओर चली आई जिसमें जू किंग था। वह वहीं खड़ी रही और झिझकती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह गेट खटखटाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ घबराहट भी हो रही थी। बहुत देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर आंगन के बांस के गेट पर हल्के से दस्तक दी। बस ऐसी दस्तक की आवाज बहुत कमजोर थी। मूल रूप से उसे भीतर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। जिस समय छोटी लड़की ने गेट खटखटाया, जू किंग के शरीर से फूट फूट की आवाजें भी अपने सबसे तीव्र क्षण पर पहुंच गईं। जैसे ही उसके दिमाग में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जू किंग ने अपनी आंखें खोलीं। इस पल उसकी आंखों में एक बार फिर बैंगनी रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी बांह पर नजर डाली। दूसरा उत्परिवर्तन बिंदु वहां दिखाई दिया था। क्यूई संघनन का दूसरा स्तर। एक अंतिम कमरा दूसरे घर से जुड़ा हुआ लग रहा था जहां जू किंग रह रही है। दो जू किंग क्यूई संघनन क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किया गया कच्चा माल लियांती शारीरिक शोधन था। संभवतः जू किंग द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना कला को संदर्भित करता है।
पर्वत और समुद्र कला को एक ऐसी कला कहा जाता है जो किसी के शरीर को संयमित और परिष्कृत करती है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप अध्याय 6 से संदर्भ देख सकते हैं। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 15 खतरे के परिणाम 1। समय के बाहर अध्याय 15 खतरे के परिणाम 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है। जू किंग ने खड़े होकर मुक्का मारा, जिससे एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। वास्तव में हवा के झोंके से घर का दरवाजा भी थोड़ा हिल गया। ये दृश्य देखकर जू किंग की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि आज का दिन कल की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। यदि वर्तमान में वह उस विशाल सींग वाले सांप से लड़ता है, तो जू किंग का मानना था कि वह एक ही मुक्का से सांप के पेट के तराजू को उड़ा सकता है। इतना ही नहीं, उसकी इंद्रियां भी पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। उसकी नज़र साफ थी और सुनने की शक्ति भी ज्यादा संवेदनशील हो गई थी। इसलिए आंगन के बाहर से आने वाली दस्तक की आवाज़ें अब जू किंग के कानों में आ सकती थीं। जू किंग घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। चांद की रोशनी में उसने दरवाजे की दरार से झांका और देखा कि आंगन के गेट के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर चोटें थीं और वह हल्का सा कांप रही थी। जू किंग ने भौहें सिकुड़ी। वह शुरू में इस बारे में परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन लड़की ने जिद की और हल्के से दस्तक देना जारी रखा। इसलिए काफी समय बाद जू किंग ने अंततः घर का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जू किंग की आकृति देखकर लड़की घबरा गई। उसने पीछे हटने का मन बनाया और बांस के गेट से जू किंग को घूरने लगी। क्या कोई बात है? जू किंग ने पूछा। मैंने कैंपसाइट का निवास अधिकार भी प्राप्त कर लिया है और कैंपसाइट में नौकरी भी पा ली है। छोटी सी बात करते हुए वह थोड़ा हकला रही थी। समझ गया। जू किंग ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने वाला था। रुको, धन्यवाद, मैं यहाँ आपको धन्यवाद देने आई हूँ, लड़की ने जल्दी से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ही सांप को खाना चाहता था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जू किंग की बात खत्म होने के बाद वह घर लौट आया। लड़की ने अपने होंठ भींचे और जू किंग की पीठ को देखा। अचानक वह जोर से बोली, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। कृतज्ञता का ये कर्ज, मैं भविष्य में तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आकृति भाग गई और अंधेरे में गायब हो गई। जू किंग ने पलटकर इधर उधर देखा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वह घर वापस आया और गहरी सांस ली, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। अपने दिल में उसे बेहतर जीवन जीने के अपने विचारों के बारे में ज्यादा भरोसा हुआ। हालांकि उसके बाएं हाथ से उठने वाले हल्के चुभने वाले दर्द ने उसे यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि उसके शरीर में असामान्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गए होंगे। यहाँ तक कि सांप की पित्ताशय की थैली भी उसे बेअसर करने में कामयाब नहीं हो पाई। इस समय रात का समय था और बाहर से कोई खूंखार जानवर दहाड़ नहीं रहा था। जू किंग फिर अपने बिस्तर के पास गया और वहां साफ बिस्तर देखा। फिर उसने अपने कपड़ों पर एक नज़र डाली, जो गंदगी और मैल से भरे हुए थे। उसने साफ बिस्तर हटाने से पहले कुछ सोचा। फिर उसे एक तरफ रखकर वह लकड़ी के तख्त पर लेट गया। नींद की लहरें उठते ही उसके हाथ ने सहज ही काले रंग की लोहे की छड़ी पकड़ ली। ये लोहे की छड़ी ही वह साथी थी जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था। कई वर्ष पहले जब उसने कचरे में खोजते हुए इसे पाया था, तब से उसने ये निर्णय लिया था कि वह इसे हर जगह अपने साथ ले जाएगा तथा ये देखकर कि यह कितना तेज और टिकाऊ है, इसे अपने हथियार के रूप में उपयोग करेगा। मैं कल कैंपसाइट पर सफ़ेद गोलियां बेचने वाली जगह की तलाश करूंगा। जू किंग ने चुपचाप अपने चमड़े के थैले को छूते हुए सोचा। उसके अंदर पिछले कुछ सालों की उसकी बचत के साथ साथ शहर में मिले कुछ कीमती रत्न भी थे। उसने बहुत ज्यादा रत्न लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह इस तर्क को समझता था कि कमजोर व्यक्ति के पास सेट की अंगूठी होना अपराध है। जब वह छोटा था तो उसने ऐसे मामले देखे थे। जैसे जैसे वह विचार करता गया, धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और जू किंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। बात बस इतनी थी कि उसके हाथ में लोहे की छड़ी अभी भी कसकर पकड़ी हुई थी और उसमें कोई राहत का संकेत नहीं था। सुबह की सूर्य की किरणें पड़ने के साथ ही शांत रात बीत गई। अगली सुबह जू किंग, जो जल्दी उठ गया था, पहले ही छोटे से घर से निकल चुका था। जाने से पहले उसने कैप्टन लेई के कमरे की तरफ देखा। दूसरा पक्ष अंदर नहीं था, इसलिए शायद वह बाहर गया था। इसलिए
जू किंग ने अपनी नजरें वापस खींच लीं और कैंपसाइट के चारों ओर घूमने चला गया। शायद यह उस सदमे के कारण था जो उसने कल सांप के पित्ताशय को जबरन काटकर सबको दिया था। जब जू किंग शिविर में घूम रहा था तो वह आसपास के मेला ढोने वालों की निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अब जब वे उसे देख रहे थे तो वे कुछ अलग थे। उन्हें अब यह नहीं लगता था कि उसे धमकाना आसान है क्योंकि वह छोटा था। इससे कोई भी मानव स्वभाव की बुराई को देख सकता था। अब पहचान और सतर्कता के संकेत अधिक थे। साथ ही उसके बराबर उम्र के उन युवाओं की उदासीन निगाहें जो अब कोनों में छिपे हुए थे उसे देखते समय ईर्ष्या की झलक दिखा रही थी। गरिमा ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति को स्वयं ही प्राप्त करना होता है, जू किंग ने मन ही मन सोचा। जब वह शिविर स्थल पर दुकानें खोज रहा था तो जू किंग ने आसपास के वातावरण से भी परिचित हो गया। उसने शिविर में बहुत सारे जंगली कुत्ते देखे। वे एक दूसरे पर भौंक रहे थे और सामान छीन रहे थे। उनमें से ज्यादातर दुबले पतले थे, लेकिन कुछ इंसानों से भी ज्यादा मजबूत और मजबूत दिख रहे थे। इन जंगली कुत्तों पर ध्यान देने के बाद जू किंग ने शिविर स्थल का निरीक्षण करना जारी रखा। उसने ऐसा तब तक किया जब तक कि उसके दिमाग में कैंपसाइट का नक्शा पूरी तरह से नहीं बन गया। अपने मानसिक नक्शे के अनुसार उसे कैंपसाइट के इनर सर्कल क्षेत्र में एक दुकान मिल गई। दुकान छोटी नहीं थी और वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। यह एक जीवंत जगह लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ सब कुछ बिक रहा है। जू किंग ने कुछ देर तक बाहर से देखा और देखा कि दुकान में कल वाली छोटी बच्ची स्टाफ की पोशाक में थी। जाहिर है वह यहाँ अलग अलग काम कर रही होगी। वह बहुत व्यस्त लग रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने शू किंग को तभी देखा जब वह दुकान में आया था। हालांकि जब वह बोलने ही वाली थी तो उसे एक सफाईकर्मी ने खींचकर एक तरफ खींच लिया जो किसी वस्तु के बारे में पूछताछ करना चाहता था। जू किंग ने तुरंत दुकान में बिकने वाली चीजों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने सबसे पहले आसपास के लोगों पर नजर डाली जो खरीदारी करने आए थे। कुल 7 लोग थे। कुछ लोग बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं को देख रहे थे, कुछ सिर झुकाए हुए विचार कर रहे थे और कुछ मोलभाव कर रहे थे। उनमें से 2, एक दुबला और एक मोटा, एक समूह का हिस्सा लग रहे थे। मोटे आदमी का शरीर गोल मटोल था, जबकि दुबले पतले आदमी का चेहरा घोड़े जैसा था। जाहिर है उनके व्यवहार अडिग थे और उनसे आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे जो कमजोर नहीं थे। उनमें से एक उस समय छोटी लड़की को डांट रहा था मानो वह उसके जवाबों से बहुत असंतुष्ट था। और जब छोटी लड़की ने उत्सुकता से माफी मांगी तो जू किंग ने दुकान में सामान की जांच शुरू कर दी। चीजें वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये जगह एक सामान्य सामान की दुकान थी। वहाँ कीमिया की गोलियां, हथियार, कपड़े, खाना आदि सब कुछ था। उनके पास सब कुछ था, इसलिए उसने अपनी नज़रें हटा ली और काउंटर की ओर चला गया। फिर उसने शांत भाव से दुकानदार की ओर देखा जो पाइप पीते समय उदासीन भाव से बात कर रहा था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 16 खतरे के परिणाम 2। समय के बाहर अध्याय 16 खतरे के परिणाम 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। सफ़ेद गोलियां कैसे बेची जाती हैं। सफ़ेद गोलियां सीमित हैं, इसलिए हम प्रतिदिन केवल 5 गोलियां ही बेचते हैं। आज कोटे में अभी भी 2 गोलियां शेष हैं। प्रत्येक गोली की कीमत 10 स्पिरिट सिक्के है। दुकानदार ने अपनी भौहें उठाईं और जू किंग की तरफ देखा। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहचान लिया था कि जू किंग वही युवक है जिसने कल जानवरों से लड़ाई की थी, इसलिए उसका रवैया थोड़ा दोस्ताना था। हालांकि कीमत सुनने के बाद जू किंग मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद वह फिर भी थोड़ा सा मुंह सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इन कुछ सालों के बाद उसकी बचत ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 स्पिरिट सिक्के थी। हालांकि उसके हाथ पर उत्परिवर्तन बिंदु से होने वाले चुभने वाले दर्द ने उसे हिचकिचाने नहीं दिया। उसने सावधानी से अपने चमड़े के थैले से 20 स्पिरिट सिक्के निकाले और दुकानदार को थमा दिए। दुकानदार ने अपने दाहिने हाथ से शराब के सिक्के रखे और अलमारी से एक बोरी निकालकर जू किंग की ओर फेंक दी। जू किंग ने उसे पकड़ा और बोरी खोली, जिसमें 2 सफ़ेद रंग की कीमिया की गोलियां थीं। हालांकि जल्द ही उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। इन 2 कीमिया गोलियों की सतह परत के कुछ हिस्से हरे रंग के हो गए थे। जाहिर है ये गुणवत्ता में बदलाव के कारण हुआ था और वे बहुत ताज़ा नहीं थीं। उनमें से कोई औषधीय सुगंध भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे घटिया गोलियां थीं। कैंपसाइट में सभी सफ़ेद गोलियां ऐसी ही हैं।
हमारे यहाँ अच्छी दिखने वाली कोई भी गोली नहीं है। इस आइटम के लिए भले ही यह सड़ी हुई हो, फिर भी इसका कुछ असर होगा। आप निश्चिंत होकर इनका सेवन कर सकते हैं। जब दुकानदार ने जूकिंग की घबराहट देखी तो वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए बोलने से खुद को रोक नहीं सका। जूकिंग बहुत सावधान था, इसलिए उसने उन्हें तुरंत नहीं खाया। उसने कैप्टन लेई के लौटने के बाद उनसे पूछने की योजना बनाई, इसलिए उसने उन्हें पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय उसकी आंखों में तीक्ष्णता की चमक चमक उठी और उसका शरीर तेजी से एक ओर खिसक गया। लगभग उसी समय जब वह बचकर भाग रहा था, एक हाथ उस स्थान पर आकर रुका जहां वह पहले था, और उसने हवा पकड़ ली। जू किंग ने ठंडे मन से देखा और देखा कि घोड़े के चेहरे वाला सफाईकर्मी, जो पहले छोटी लड़की को डांट रहा था, अपना हाथ पीछे खींचे हुए खड़ा था और आश्चर्यचकित भाव से उसे देख रहा था। उसी समय गोल-मटोल शरीर वाला मेहतर बाहर निकलने का रास्ता रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़ा था और जू किंग को घूर रहा था। फिर वह मुस्कुराया, जिससे उसके पीले दांत दिखाई दिए। वे ब्लडशैडो टीम से फैट माउंटेन और हॉर्स 4 हैं। ये बच्चा कैप्टन लेई द्वारा लाया गया कोई व्यक्ति होना चाहिए। थंडर और ब्लडशैडो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, इसलिए मैं आपके मामलों में भाग नहीं लूंगा। हालांकि बहुत अधिक समय बर्बाद न करें क्योंकि मैं अभी भी एक व्यवसाय चला रहा हूं। दुकान में मौजूद दूसरे लोगों का ध्यान भी उन दोनों की हरकतों की ओर गया। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वे धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। पहले बोला गया वाक्य स्वाभाविक रूप से उदासीन दिखने वाले दुकानदार का था। इस समय बाहर खड़े राहगीरों ने भी यहाँ हो रही हलचल को देखा और सभी ने उत्सुकता से अंदर की ओर देखा। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। घोड़े के चेहरे वाला लड़का मुस्कुराया। फिर उसने जू किंग की तरफ देखा और उसकी आंखें भयावह रूप से चमक उठीं। बच्चे, मैंने बहुत सारे विशाल सींग वाले अजगरों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मुझे केवल सफ़ेद गोलियों की जरूरत है। मुझे 2 सफ़ेद गोलियां दे दो जो तुमने अभी खरीदी हैं और मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने दूंगा। अगर नहीं, तो मैं तुम्हारा गला काटने में मदद करूंगा और तुम्हारी लाश से सफ़ेद गोलियां निकालूंगा। इन शब्दों से जू किंग की नज़र और भी ठंडी हो गई। उसने दूसरे पक्ष की गर्दन और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले मोटे व्यक्ति को देखा। ये देखते हुए कि बाहर बहुत सारे लोग थे, उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। इन दोनों साथियों की भावनाएं बिल्कुल भी कमजोर नहीं थीं। उन्हें दूसरे स्तर के आसपास होना चाहिए। वह उनमें से किसी एक से निपटने के लिए आश्वस्त था क्योंकि उसे यकीन था कि वह 10 सांसों के अंतराल में लड़ाई खत्म कर सकता है। हालांकि अगर वे दोनों सहयोग करें तो वह उन्हें भी मार सकता है, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। इसके अलावा ये शहर का मुख्य इलाका था। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद, चूंकि दूसरे पक्ष एक टीम के सदस्य थे, इसलिए उनके पास निश्चित रूप से सुदृढ़ीकरण होगा। वह अपनी सारी उम्मीदें इस प्रार्थना पर नहीं लगाना चाहता था कि कैप्टन लेई समय पर आ जाए। यह उसका व्यक्तित्व नहीं था। वह दूसरों पर उम्मीद लगाना पसंद नहीं करता था क्योंकि खुद पर निर्भर रहना ही सबसे अच्छा समाधान था। इसलिए जू किंग ने भावशून्यता से घोड़े के चेहरे वाले मेहतर की गर्दन पर फिर से नजर डाली। उसके दाहिने हाथ ने फिर सफ़ेद गोलियों से भरी बोरी निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फेंक दिया। दूसरे पक्ष ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना सिर पीछे करके मोटे आदमी की ओर देखा और फिर वह आत्मसंतुष्ट होकर हंस पड़ा। उसका साथी मोटा पहाड़ भी हंसा और प्रवेश द्वार से दूर चला गया। उसके बाद जू किंग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और तुरंत बाहर चला गया। आसपास की भीड़, चाहे वो दुकान में हो या बाहर, उसे लगा कि ये बहुत सामान्य बात है। नियमों के तहत जहां कमजोर को मजबूत खा जाता है, कमजोर को स्वाभाविक रूप से पता होना चाहिए कि कब झुकना है। यही बचने का रास्ता था। छोटी बच्ची ने भी राहत की सांस ली। पहले तो उसे बहुत पसीना आ रहा था। अब जब उसने देखा कि संकट टल गया है, तो वह फिर से अपने काम में जुट गई। जहां तक फैट माउंटेन और हॉर्स 4 का प्रश्न है, वे जोर जोर से हंसते हुए दुकान से बाहर निकल गए और दूर चले गए। बस इतना ही था। किसी ने यह नहीं देखा कि एक आकृति, जो काफी दूर चलने के बाद मानो गायब हो गई थी, एक छाया की तरह धैर्यपूर्वक उनका पीछा कर रही थी, खुद को जरा भी उजागर नहीं कर रही थी। उसकी आंखें शिकार को घूरते भेड़िए की तरह थीं, और वह उन दोनों पर पूरा ध्यान दे रहा था। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि जू किंग थी। समय बीतता गया और आकाश धीरे धीरे काला होता गया। मोटा पहाड़ और घोड़ाचार शिविर स्थल में कई स्थानों पर गए और पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने यह नहीं देखा कि एक आकृति शुरू से ही उनका पीछा कर रही थी।
अंततः जब चांद आसमान में ऊपर आ गया तो वे दोनों अलग हो गए। जिस स्थान पर फैक्ट माउंटेन गया था वहां अलाव जल रहा था, जबकि घोड़ा चार वासना की अभिव्यक्ति दिखा रहा था, क्योंकि वह शिविर स्थल के बाहरी परिधि में अंधेरे क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था और पंख वाले टेंट में से एक में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। जब चौथा घोड़ा अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने ही वाला था तो उसने अचानक अपने पीछे तेज हवा की आवाज सुनी। इसलिए घोड़ा चार ने तुरंत सतर्कता से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। वह चौंक गया और उसके चेहरे का भाव बदल गया। बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा हाथ उसके बगल से निकलकर उसके मुंह को कसकर दबाता हुआ आया। उसी समय एक तेज खंजर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गले को जोर से काट दिया। वूश! चारों ओर ताज़ा खून बह रहा था। नतीजतन हॉसफोर की आंखें चौड़ी हो गई और वह संघर्ष करना चाहता था। हालांकि उसके मुंह को दबाने वाले छोटे हाथ में बहुत ताकत थी। फिर घोड़ा चार का शरीर पीछे की ओर घसीटा गया और चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, ये व्यर्थ था। उसके पैर असहाय होकर केवल जमीन पर थिरक रहे थे तथा वह उसे अंधेरे में घसीटे जाने से नहीं रोक पा रहा था। अंततः उसका अंत एक मरे हुए मुर्गे के समान हुआ, जिसे एक कोने में फेंक दिया गया हो। अब तक भी उसके मुंह पर दबा हुआ छोटा हाथ नहीं हटा था। हाथ के मालिक ने बहुत देर तक इंतजार किया और जब उसे यकीन हो गया कि घुटन और खून की कमी के कारण घोड़ा चार ने सारी प्रतिरोधक क्षमता खो दी है, तब उसने आखिरकार अपना हाथ ढीला किया। फिर उसने घोड़ा चार के कमजोर और कांपते शरीर को जमीन पर पटक दिया। केवल अब निराश अश्वचार ने धुंधली चांदनी की सहायता से युवक के भावहीन चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। वो घोड़ा चार की निगाहों में अविश्वास था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस युवक ने सुबह उसे सफेद गोलियां थमाई थीं, वह इतना निर्णायक और निर्दयी होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवक को ये बताना चाहता था कि सुबह सुबह उसका गला काटने की उसकी बात सिर्फ एक धमकी थी। वह उसे सचमुच नहीं मारता, लेकिन उसके गले से बहते खून के कारण उसके लिए बोलना असंभव हो गया था। निराशा के कारण वह केवल कमजोर तरीके से कराह सकता था और उस युवक की ओर देख सकता था जो नीचे झुका हुआ था और भावहीनता से उसकी जेबों में हाथ डाल रहा था। जब सब कुछ बाहर निकाल लिया गया तो जू किंग को अपनी सफ़ेद गोलियां और 5 और गोलियां मिलीं। इनके अलावा दूसरे पक्ष के पास कुछ स्पिरिट सिक्के और विविध वस्तुएं भी थीं। जब शू किंग ने उन्हें अपने पास रख लिया तो जब घोड़ा चार का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया तो शू किंग ने सांप के सिर को ढकने वाले टाट को सावधानीपूर्वक हटाया और सांप के विषदंतों का उपयोग करके बड़ी ही आत्मीयता के साथ घोड़ा चार के शरीर को छेद दिया। परिणामस्वरूप हॉसफोर का शरीर तुरंत ऐंठ गया और घाव के स्थान से पिघलने लगा। जीवित पिघलने के दर्द और पीड़ा ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। जब तक जू किंग ने अपना हाथ उठाकर हॉसफोर की आंखों को ढक नहीं दिया, तब तक हॉसफोर की दुनिया ने हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो दी थी। उसका शरीर पिघलकर खून बन गया जो धरती में समा गया। जू किंग ने अपनी पिछली लापरवाही से सबक सीख लिया था। इस समय उसने एक तैयार थैली निकाली और घोड़ा चार के कपड़े और सामान रख कर जाने से पहले मुड़ गया। और उसके जाने के बाद अश्वचार की मृत्यु के स्थान पर अंधेरे से 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे कोई और नहीं बल्कि वे 2 आदमी थे जिन्हें कल बीस्ट फाइट एरेना में कोई नहीं देख पाया था। उनमें से एक बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक साधारण बूढ़ा आदमी था और दूसरा उसका नौकर था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर नीचे करके जमीन में रिश्ते खून के तालाब को देखा और फिर अपना सिर ऊपर उठाकर दूर से जू किंग की पीठ पर नजर डाली। उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक देखी जा सकती थी। यह एक अच्छा पौधा है, इसमें बहुत सहनशीलता है और जब मारने की बात आती है तो यह निर्णायक होता है। इससे भी दुर्लभ बात यह है कि हालांकि वह जब काम करता है तो निर्दयी होता है, फिर भी वह बाद में होने वाली घटनाओं को साफ साफ संभाल सकता है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बगल में खड़े नौकर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वह कई सालों से इस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था और उसके लिए यह बहुत दुर्लभ था कि वह बूढ़ा आदमी दूसरों की तारीफ करते हुए कहे कि बुरा नहीं है। इसके अलावा इस युवक ने 2 बार बूढ़े आदमी का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए उसने भी अपना सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां जू किंग गायब हो गया था। एक दिलचस्प छोटा सा लड़का। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर सहजता से दूसरा सवाल पूछा, ग्रैंड मास्टर बाई दोबारा कब आएंगे? बूढ़े मास्टर 7वें ग्रैंड मास्टर बाई के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 1 या 2 दिन में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। नौकर ने अपनी नज़र हटा ली और सम्मानपूर्वक बोला, वह आखिरकार आने वाला है। इस बार इस बूढ़े आदमी को उसे ठीक से मनाना होगा।
बेवकूफ बैंगनी धरती बेवकूफ नियमों से भरी हुई है। इसमें क्या कमी है? वह आकर मेरी साथ रक्त आंखों में शामिल हो सकता है ताकि वह अधिक आराम और चिंता मुक्त हो सके। बूढ़ा आदमी हंसा और ऐसा लगा कि वह बहुत खुश था। फिर उसने उस दिशा में देखा जिस ओर जू किंग गया था। चलो देखते हैं कि यह छोटा भेड़िया बच्चा आगे क्या करना चाहता है। एक कैप्टन लेई के नाम में लेई का अर्थ गड़गड़ाहट है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 17 नए कपड़े 1। समय के बाहर अध्याय 17 नए कपड़े 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मार्च के दौरान यद्यपि वसंत लौट आया था, फिर भी मौसम कुछ ठंडा था। अगर जू किंग अभी अभी निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकला होता तो उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह बहुत देर तक बाहर रहता तो उसके शरीर को अभी भी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का एहसास होता। ये स्थिति विशेष रूप से रात के समय होती थी। बर्फीली ठंड भारी लगती थी। ठंडी हवा के झोंके के बावजूद जू किंग का शरीर बिल्कुल भी नहीं रुका। उसने बस अपना कोट और कसकर लपेट लिया। उसके पास अभी भी एक मिशन था जो उसने पूरा नहीं किया था, इसलिए वह रात के दौरान सावधानी से कैंपसाइट से अपना रास्ता बना रहा था। रास्ते में उसे कुछ जंगली कुत्ते दिखाई दिए जो उस पर झपकते हुए अपने दांत दिखा रहे थे। हालांकि जब उसने उन पर कड़ी नजर डाली तो ऐसा लगा कि उन्हें उस पर खून की गंध आ गई है, इसलिए वे चुप हो गए और छिप गए। जू किंग की नज़र जंगली कुत्तों से हट गई और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जब वह मध्य वलय क्षेत्र में एक घर के पीछे पहुंचा तो वह अंधेरे में दुबक गया और बिना हिले डुले दूर स्थित एक बड़े घर को घूरने लगा। वहां बुझी हुई अलाव के निशान थे। जू किंग को याद आया कि मोटा पहाड़ जो घोड़ाचार से अलग हो गया था वहां गया था, इसलिए वह इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या दूसरा दल रात के दौरान यात्रा करेगा। बर्फीली ठंड ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जू किंग का शरीर मानो पत्थर बन गया था। वह पूरी तरह से गतिहीन होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय उसके पीछे एक इमारत की छत पर बूढ़े मास्टर सातवें और उनके नौकर भी आ गए थे। जब उन्होंने जू किंग को वहां दुबके हुए देखा तो बूढ़े मास्टर सातवें मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये छोटा भेड़िया बच्चा जड़ों को उखाड़ने जा रहा है। ये बूढ़ा आदमी अब बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ है। अगर यह बदमाश हमारे शिविर के पास निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह क्या करतब दिखाएगा। बूढ़े मास्टर सातवें ने नीचे बैठकर अपने बगल में नौकर से बात करते हुए दिलचस्पी से देखा। नौकर मुस्कुराया और बूढ़े मास्टर सातवें के पास बैठ गया और दूरी पर खड़े जू किंग पर भी नजर डाली। समय बीतता गया और 1 घंटा बीत जाने पर जू किंग की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ये सोचने के बाद वह मुड़ा और अंधेरे में चलता हुआ चला गया। उसका पूरा व्यक्तित्व एक प्रेत की तरह था जो चुपचाप आता और चला जाता था। हालांकि वह कैप्टन लेई के निवास पर वापस नहीं लौटा, बल्कि आसपास के क्षेत्र का चक्कर लगाने का निर्णय लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, जू किंग कैप्टन लेई के आंगन में वापस चला गया और चुपचाप अपने छोटे से घर में लौट आया। अंदर जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को रगड़ा। इस हरकत से वह अपने शरीर की ठंडक दूर करना चाहता था। फिर उसने अपने शरीर पर लगे खून के धब्बे पोंछे। उसके बाद ही वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसकी आंखों में विचार की एक झलक थी। ये मैला ढोने वाले अनियमित समय पर मिशन के लिए निकल जाते थे। सौभाग्य से हॉसफोर एक कामुक व्यक्ति था, इसलिए जब तक बहुत अधिक समय नहीं बीत जाता तब तक किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि वह मर चुका है। शायद फैट माउंटेन भी इस वजह से सतर्क नहीं रहता, लेकिन सुरक्षा की खातिर ये सबसे अच्छा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके फैट माउंटेन से छुटकारा पा लूं। जू किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक उसी तरह जैसे उसने उस समय टूटे हुए बैल को मारा था, वह अब भी मेहतर शिविर में था और किसी भी छिपे हुए खतरे की अनुमति नहीं देगा जो उसके जीवन के लिए खतरा बन जाए। उसने हॉसफोर को इसलिए मारा क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसका सामान छीन लिया था और उसे धमकाया था। यही कारण था कि वह फैट माउंटेन से निपटने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद जू किंग ने थैली से घोड़ाचार की चीजें निकाली और ध्यान से उनका निरीक्षण किया। ज्यादातर सामान अलग अलग तरह के थे। एक हथेली के आकार की धातु की प्लेट भी थी जो देखने में साधारण सी लग रही थी, किसी सामग्री जैसी। इनके अलावा करीब 70 से ज्यादा स्पिरिट सिक्के भी थे। जू किंग के लिए ये पहले से ही एक बड़ी रकम मानी जाती थी। उसने सफेद गोलियां निकालने से पहले एक बार ध्यान से उन्हें गिना।
अपनी सफ़ेद गोलियों की तुलना हॉस-4 की सफ़ेद गोलियों से करने के बाद उसने पाया कि ये सफ़ेद गोलियां वास्तव में अच्छी गुणवत्ता की नहीं थीं और ताज़ी नहीं लग रही थी। इसलिए वह दुकान मालिक की 70% बातों पर विश्वास करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद जू किंग ने एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसके बाद उसने चुपचाप प्रभाव को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत जल्द ही उसे अपने शरीर में गर्मी का एक प्रवाह महसूस हुआ। ये प्रवाह उसके बाएं हाथ के उत्परिवर्तन बिंदु पर इकट्ठा हुआ और उसे आराम का एहसास होने लगा। कुछ समय बाद यह एहसास गायब हो गया। जू किंग ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत अपने बाएं हाथ को देखा। 2 उत्परिवर्तन बिंदु रंग में थोड़े हल्के हो गए थे और छेदने का दर्द भी कुछ हद तक कम हो गया था। ये प्रभावी है। जू किंग ने अपनी नज़रों में खुशी प्रकट की और खाने के लिए दूसरी गोली निकाली। वही अनुभूति उभरी। जैसे ही वह लुप्त हुई, उसके साथ चुभने वाली पीड़ा की अनुभूति भी लुप्त हो गई। उसे अपने शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। उसे बहुत आराम महसूस हुआ, जैसे उसका मांस और खून साफ हो रहा हो। इससे जू किंग को लगा कि उसकी गति और ताकत में थोड़ी वृद्धि हुई है। जहां तक बाकी बची सफ़ेद गोलियों का सवाल है, उसने उन्हें खाना जारी नहीं रखा। उसने उन्हें अपनी चमड़े की थैली में रख लिया और साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रात शांत थी। अगली सुबह जू किंग ने अपनी आंखें खोली और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कैप्टन ले आंगन में पैर मोड़कर बैठे हुए श्वास संबंधी व्यायाम कर रहे थे। जू किंग ने उसे परेशान नहीं किया। फिर उसने धीरे से आंगन का गेट खोला और सावधानी से उसे बंद करके निकल गया। आज हवा कल रात से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। जब हवा किसी पर चलती तो वह अनायास ही कांप उठता। यहाँ तक कि जंगली कुत्ते भी अपनी गुफाओं में छिपे रहते थे, बाहर कम ही निकलते थे। जब शू किंग ने सांस छोड़ी तो उसने धुंध बनते देखा और इससे उसके मस्तिष्क को झुग्गी झोपड़ियों में बिताए समय की कुछ अप्रिय यादें याद आ गईं। उसे ठंड से नफरत थी। बेघर आवारा लोगों के लिए ठंडी हवा एक आपदा की तरह थी। उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इस समय जू किंग, जो ठंड में एक कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था, ने अनायास ही अपने कदम रोक दिए और दुकान में लटके मोटे और साफ कपड़ों पर नजर डाली। अंदर जाने से पहले उसने सावधानी से अपनी चमड़े की थैली को छुआ। दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। जब जू किंग अंदर आया तो उसने दीवार पर टंगे कपड़ों पर अपनी नजर डाली और उन्हें गंभीरता से देखा। काउंटर पर दुकानदार ने एक नज़र जू किंग पर डाली और ज्यादा परेशान न होते हुए किनारे पर खड़े अपने कर्मचारियों को निर्देश देना जारी रखा। जाओ और पीछे की चीजों को संभालो। पिछले महीने के कस्टम मेड कपड़े ले लो जिन्हें ऑर्डर देने वाला इकट्ठा नहीं कर पाया था और उन्हें बेचने के लिए सामने लटका दो। लेकिन क्या होगा यदि वह व्यक्ति जिसने कस्टम मेड कपड़े मंगवाए थे, भविष्य में उन्हें लेने के लिए वापस आए? कर्मचारी ने संकोच किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह कोई नया व्यक्ति है। वापस आओ। इस शिविर में समय समय पर लोग लापता होते रहते होंगे। कुछ लोग निषिद्ध क्षेत्र में मर गए और कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। केवल भूत ही वापस आ सकते हैं। जल्दी से जाओ और मेरे निर्देशों का पालन करो। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 18 नए कपड़े 2। समय के बाहर अध्याय 18 नए कपड़े 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। दुकानदार ने अधीरता से हाथ हिलाया और सहायक तेजी से पीछे वाले हॉल में भाग गया। कुछ ही देर बाद जू किंग ने अपने कपड़े चुनने से पहले ही सहायक अपनी बाहों में ढेर सारे कपड़े लेकर वापस आ गया। जब उसने उन्हें टांगा तो जू किंग की नज़र तुरंत एक गहरे रंग के इनर लेदर जैकेट पर पड़ी। यह ऐसी चीज थी जिसे किसी ने विशेष रूप से बनाया था, लेकिन उसे वापस करने और खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। अगरबत्ती जलाने में लगे समय के बाद जब जू किंग दुकान से बाहर निकला तो उसने जो कपड़ा पहना हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि गहरे रंग का इनर जैकेट था। ये कपड़ा ठंड से बचाता था और मोटा या भारी नहीं था। इसके अलावा जब जू किंग ने इसे पहना तो उसे जो गर्मी महसूस हुई वह पहले पहने गए कपड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। बस एक ही बात बुरी थी कि वह बहुत छोटा और दुबला पतला था, इसलिए ये जैकेट उस पर ओवरकोट की तरह लग रहा था। देखने में ये बहुत मेल नहीं खा रहा था। हालांकि जू किंग बहुत खुश था। जब वह सड़क पर चल रहा था तो उसने सावधानी से कुछ जगहों से परहेज किया जो थोड़ी गंदी थी। जब वह फैट माउंटेन की खोज करने ही वाला था तो उसने देखा कि कैंपसाइट के बाहर से शोरगुल की आवाज़ें आ रही थीं। साथ ही कैंपसाइट में मौजूद कई सफाईकर्मी भी उसी समय बाहर निकल आए।
आवाज़ों की दिशा में आगे बढ़ते हुए उनकी आंखों में उत्सुकता की झलक दिख रही थी। जू किंग ने भी अपना सिर उठाकर देखा। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में उसने 10 से अधिक घोड़ागाड़ियों के एक समूह को राजसी ढंग से यहाँ आते देखा। वहां बैठे लोगों के लिए पहरेदारों के कपड़े भी अतुलनीय रूप से जीवंत थे। उनके चेहरे गुलाबी थे और उनकी निगाहें तेज थीं। साथ ही उनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा के चौंकाने वाले उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। जहां तक गाड़ी के अंदर बैठे लोगों की बात है तो शू किंग को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि वे बहुत महत्वपूर्ण स्थिति वाले लोग थे। जू किंग ने कैप्टन लेई से पहले भी ऐसे काफिले के बारे में सुना था। ऐसा लगता था कि वे अक्सर व्यापार करने या सफ़ेद गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 7 पत्ती वाली घास खरीदने के लिए शिविर स्थल पर आते थे। भीड़ में फैट माउंटेन की छवि भी दिखाई दी और जब जू किंग का ध्यान उस पर गया तो उसने काफिले पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फैट माउंटेन को घूरते हुए चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शायद ये काफिले के आने की वजह से था, लेकिन आज कैंपसाइट में बहुत चहल पहल थी और बाजार लगा हुआ था। इसलिए शुरू से लेकर अब तक जू किंग को कोई मौका नहीं मिल पाया। ये सब देर रात तक चलता रहा। उसने देखा कि मोटा पहाड़ फिर से उस बड़े घर की ओर लौट रहा है, इसलिए वह सिर्फ खंजर को अपनी आस्तीन में रखकर वहां से निकल सकता था। हालांकि आज उसके पास कुछ करने का कोई मौका नहीं था, फिर भी जू किंग के पास बहुत धैर्य था। छोटे से घर में वापस आकर उसने अपने नए खरीदे हुए कपड़े पहने और साधना करने बैठ गया। यहाँ तक कि जब वह सो रहा था तब भी उसने अपने नए कपड़े नहीं उतारे। ये सिलसिला अगली सुबह तक चलता रहा, जब वह अवसर तलाशने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने प्यार से अपनी अंदरूनी फर जैकेट उतारी और फिर से अपना फटा हुआ कोट पहन लिया। अपने नए कपड़ों को देखकर जू किंग को लगा कि कल वह कुछ ज्यादा ही आवेगपूर्ण हो गया था। इस समय जू किंग ने अपना फटा हुआ कोट पहना और कैंपसाइट के चारों ओर घूमने लगा। जब वह भीड़ भरे बाजार से गुजरा तो उसकी नज़र गुजरती गाड़ियों पर लगी हुई थी, लेकिन वह वास्तव में मोटे पहाड़ की आकृति की तलाश कर रहा था। दूर बूढ़े मास्टर 7वें ने जम्हाई ली और नौकर के साथ छत पर थे। उनकी नज़र गाड़ियों से हटकर जू किंग पर गई। उसके बाद उन्होंने अपने बगल में बैठे नौकर से सहजता से पूछा, क्या आपने ग्रैंड मास्टर बाई को निमंत्रण भेजा है? ओल्ड मास्टर 7th, मैंने इसे पहुंचा दिया है, लेकिन ग्रैंड मास्टर बाई ने कहा कि वह हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बीमार? क्या वह डॉक्टर नहीं है? वह वास्तव में डॉक्टर है। आह, वैसे भी मुझे याद है कि इस बच्चे ने कल नए कपड़े खरीदे थे, लेकिन आज उसने अपने पुराने कपड़े क्यों बदल लिए? जैसे ही ओल्ड मास्टर 7th ने आधा बोलना शुरू किया, उसने देखा कि जू किंग ने क्या पहना हुआ था, इसलिए वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जबकि ओल्ड मास्टर 7वें हैरान थे, जू किंग ने अपनी आंखों के कोने से भीड़ में फैट माउंटेन पर ध्यान केंद्रित किया। इसी तरह जू किंग को अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरा दिन बीत गया। देर रात होने पर फैट माउंटेन, जो मूल रूप से अपने निवास पर वापस लौटना चाहता था, ने अचानक किसी अज्ञात कारण से अपनी दिशा बदल दी। वह वास्तव में आधी रात को बाहरी रिंग क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह स्थान तुलनात्मक रूप से अधिक दूरस्थ था। क्या उसने मुझे खोज लिया है? जू किंग ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। धीरे धीरे उसकी नज़रें ठंडी होती गईं। उसने पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। ये पुष्टि करने के बाद कि दूसरा दल वास्तव में अकेले ही वहां जा रहा था, उसने चक्कर लगाया और अंधेरे में आगे बढ़ना जारी रखा और फैट माउंटेन से पहले ही बाहरी रिंग तक पहुंच गया। उसने पहले ये सुनिश्चित किया कि यहाँ कोई घात तो नहीं है। फिर वह अंधेरे में छिप गया और उसकी आंखों में ठंडक की चमक आ गई। और इसी समय मोटा पहाड़ भी उस क्षेत्र में आ गया, लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए। बेटे, मुझे कल ही महसूस हो गया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बस बाहर आ जाओ, ये जगह बहुत ही दुर्गम है और तुम्हारी लाश को दफनाने के लिए उपयुक्त है। अगर तुम अभी बाहर आने की हिम्मत नहीं करोगे तो अगली बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। भले ही कैप्टन ले तुम्हारी रक्षा करे, फिर भी हम ब्लडशैडो तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरे पक्ष ने यह बात इस तरह से कही थी, इसलिए अब छिपने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह अंधेरे से बाहर चला गया। घोड़ाचार ने गुप्त रूप से कोई मिशन स्वीकार नहीं किया और बाहर नहीं गया, है न? उसे तुम्हारे द्वारा मारा गया होगा। मैंने तुम्हें कम आंका है। मोटा पहाड़ दुष्टता से हंसा और जू किंग को देखा जो बाहर चला गया था।
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मुझे वह बहुत पहले से ही अच्छा नहीं लगता। भले ही तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने हमारी अगली सैर में उसे खत्म करने की योजना बनाई थी। इसलिए मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। साथ ही मुझे उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी थैली में कुछ हिस्सा है जो मुझे चाहिए। यह अब तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, है न? फैट माउंटेन ने जू किंग की कमर पर चमड़े की थैली पर नजर डाली और उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। उसने जू किंग के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसका शरीर हिल गया क्योंकि उसका गोल-मटोल शरीर वास्तव में क्यूई संघनन के दूसरे स्तर से ज्यादा तेजी से बाहर निकला। उससे आने वाली आत्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव पहले से कहीं ज्यादा तेज था। वास्तव में इसने उसके शरीर के चारों ओर हवा के प्रवाह की एक परत भी बना दी थी, जिससे ठंडी हवा भी साथ आ रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक बर्फ के गोले की तरह था जो जू किंग की ओर बढ़ रहा था। वह क्यूई संघनन के दूसरे स्तर पर नहीं था। इस समय आत्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से वह तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। ये भी ठीक इसी कारण था कि चौथे घोड़े की थैली से जो वस्तु वह चाहता था, उसके अतिरिक्त उसने आज रात अकेले ही बाहर आने का निर्णय लिया। जू किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये पहली बार था जब वह किसी दूसरे साधक के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा था। इससे भी बदतर बात यह थी कि फैट माउंटेन के शरीर के चारों ओर वायु प्रवाह अवरोध कुछ ऐसा था जो आत्मा की ऊर्जा द्वारा बनाया गया था। सौभाग्य से जू किंग को अपनी ताकत और गति दोनों पर भरोसा था। इसलिए जैसे ही दूसरा दल पास आया, जू किंग भी तेजी से बाहर की ओर भागा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी पूरी गति से आगे बढ़ गया, जिससे उसकी हरकतों के पीछे कुछ छवियां बन गईं। पलक झपकते ही उसने मोटा पहाड़ को चकमा दे दिया। जब मोटा पहाड़ स्पष्ट रूप से चौंक गया, तो जू किंग पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ही मुक्का में अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 19 नए कपड़े 3। समय के बाहर अध्याय 19 नए कपड़े 3। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ये पहली बार था जब जू किंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई। इस मौके ने सीधे तौर पर जोरदार तालियां बजाईं और जब यह फैट माउंटेन के शरीर पर गिरा तो एक धमाकेदार धमाका हुआ। परिणामस्वरूप फैट माउंटेन का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके शरीर के बाहर बना वायु अवरोध इंच इंच करके टूट गया और उसके आंतरिक अंग बेतहाशा हिलने लगे। ओह! जब खांसते हुए मुंह में ताज़ा खून की आवाज आई, तो जू किंग की आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। उसके बाद लोहे की छड़ी उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी और जू किंग का शरीर लहराते हुए मोटा पहाड़ से आगे निकल गया जो जल्दी से पीछे हट रहा था। लोहे की छड़ी फिर प्रवाह के साथ चली गई और मोटा पहाड़ के सिर की ओर बढ़ गई। लेकिन अगले ही पल जू किंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह विस्फोटक गति के साथ निर्णायक रूप से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, फैट माउंटेन की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसके कानों से अचानक दो काली रेखाएं निकली और एक के बाद एक जू किंग के चेहरे की ओर उड़ी, जिससे हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाज पैदा हुई। ये दो काली रेखाएं कोई और नहीं बल्कि पंख वाले सेंटीपीड थे। उनकी गति बहुत तेज थी और वे पलक झपकते ही जू किंग तक पहुंचने वाले थे। हालांकि जू किंग ने अपने बाएं हाथ से खंजर से वार किया और सीधे उन्हें काट डाला। आखिरी अजगर जू किंग की आंखों से केवल 7 इंच की दूरी पर था जब उसने उसे मार डाला। इस खतरनाक दृश्य को देखकर जू किंग की आंखों में हत्या की मंशा और गहरी हो गई और उसने फिर से हमला किया। जब जू किंग पीछे हटे, तो अवसर की उस खिड़की के दौरान फैट माउंटेन के आंतरिक अंगों का मंथन भी कुछ हद तक ठीक हो गया। इस समय उसका गोल शरीर तेजी से पीछे हटना जारी रहा। उसके हाथों ने मुद्राओं का एक सेट किया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। एक पल बाद उसने जू किंग पर जहरीली धुंध का एक मुंह उगल दिया। कोहरा बहुत बड़े दायरे में घूम रहा था और जू किंग की ओर बढ़ रहा था। कोहरे का बादल जहां से भी गुजरा, वहां चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इससे पता चलता था कि जहर कितना तीव्र था। ये सब करने के बाद मोटे पहाड़ का चेहरा पीला पड़ गया और उसका मोटा पेट एक पूरे आकार से कम हो गया। वह एक बार फिर पीछे हट गया। उसकी निगाहों में निर्दयता थी और साथ ही कुछ डर भी था। जू किंग की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर होने के बावजूद अपने जहरीले हमलों के अलावा वह वास्तव में एक ही झटके में दूसरे पक्ष को मारने में विफल रहा था। इसके अलावा यह जहरीली धुंध उसकी सबसे बेहतरीन हत्या तकनीकों में से एक थी।
अगर वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ नहीं कर सकता था तो उसे मदद के लिए चिल्लाना पड़ता और ज़ूकिंग को घबराहट महसूस होती। हालांकि अगर वह मदद के लिए चिल्लाता तो संभवतः उसके लिए घोड़ाचार की वह वस्तु प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। दरअसल उसके पास अभी भी एक वर्जित वस्तु थी जिसका वह उपयोग नहीं करता था। इस वस्तु के उपयोग का दुष्प्रभाव बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने उसे निकाल दिया। यह एम्बर का एक टुकड़ा था। जैसे ही वह अपने दिल में झिझक रहा था, उसने उस क्षेत्र पर नजर डाली जो जहरीले धुंध से ढका हुआ था और जहां ज़ूकिंग था। हालांकि जैसे ही उसने नजर घुमाई, जहरीली धुंध अचानक सभी दिशाओं में हिंसक रूप से फैलने लगी और ज़ूकिंग की आकृति उसमें से बाहर निकल आई। उसकी गति इतनी तेज थी कि मोटा पहाड़ अपनी आंखों को चकाचौंध महसूस कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह अपने दाहिने हाथ से एम्बर को कुचलना चाहता था और मदद के लिए चिल्लाना चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक काले काले लोहे की छड़ी अतुलनीय तीक्ष्णता के साथ चमकी और तुरंत उसके सिर में घुस गई, जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुस जाता है। नतीजतन ताज़ा खून बाहर निकल आया, जो ज़ूकिंग के बगल में गिर गया। मोटे पहाड़ का शरीर अकड़ गया। वह अपना सिर घुमाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसकी लाश धीरे धीरे फर्श पर गिर गई और गतिहीन हो गई। मोटे पहाड़ के शरीर पर नजर डाले बिना ज़ूकिंग ने सतर्कता के साथ आसपास के वातावरण को देखते हुए हौंफते हुए कहा, यह स्थान एक सुनसान स्थान था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, वह जल्दी से फैट माउंटेन की लाश की ओर बढ़ा और उसकी चमड़े की थैली ले ली। जब वह जहर का नुकीला दांत इस्तेमाल करने वाला था, तभी अचानक ज़ूकिंग ने देखा कि मोटे पहाड़ के दाहिने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। इसलिए उसने अपनी उंगलियां खोली और एम्बर का एक टुकड़ा देखा जो आधा टूटा हुआ था। ये वस्तु साधारण लग रही थी और इस तिजोरी में कोई चमत्कारी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि इसके अंदर एक बिच्छू की पूंछ बंद थी। ज़ूकिंग ने उसे सावधानी से रखा। फिर उसने लाश को पिघलाया और लाश के खून से लथपथ हो जाने के बाद ही वह वहां से निकला। जाते समय उसने अपने शरीर पर लगे खून के धब्बे पोंछे और रात में गायब हो गया। बूढ़े मास्टर सातवें और नौकर इस समय अंधेरे से बाहर चले गए। फिर उसने उस स्थान पर नजर डाली जहां ज़ूकिंग गायब हो गया था। बूढ़े मास्टर सातवें को ज़ूकिंग और फैट माउंटेन के बीच लड़ाई के बारे में वास्तव में कोई चिंता नहीं थी, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने अचानक एहसास का भाव प्रकट किया। मैं समझ सकता हूं कि उस बदमाश ने अपने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। उसे डर होगा कि उसके कपड़े खून के धब्बे से भर जाएंगे। वह गरीबी में जी रहा होगा और अगर उसके नए कपड़े पर दाग लग गए तो उसे बहुत दुख होगा। बगल में खड़े नौकर ने भी राहत की सांस ली। पूरे दिन ओल्ड मास्टर सेवेंथ को आश्चर्य होता रहा कि इस बच्चे ने अपने नए कपड़े पहनने से क्यों मना कर दिया। अभी आखिरकार एक जवाब मिल गया था, तो इसका मतलब था कि उसे हर बार कारण सुनने और सोचने की जरूरत नहीं थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। घर समय के बाहर अध्याय 20 इकट्ठा होना 1। समय के बाहर अध्याय 20 इकट्ठा होना 1। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। रात के अंधेरे में ज़ूकिंग की शक्ल बिल्ली जैसी थी। वह फुर्ती से और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह खांसने के आवेग से बलपूर्वक अपने मुंह को दबा लेता था। इस प्रक्रिया के शुरुआती कुछ समय में तो ये सहनीय था, लेकिन जैसे जैसे ज़ूकिंग आगे बढ़ता गया, साथ ही कई बार आवेग को दबाता गया, उसके फेफड़ों में धीरे धीरे जलन होने लगी और इससे उसका चेहरा और भी पीला पड़ने लगा। सौभाग्य से ये जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। इसके अलावा कैंपसाइट बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए ज़ूकिंग को कैप्टन लेई का आंगन कुछ ही देर में दिख गया। वह सीधे अंदर नहीं गया। इसके बजाय वह अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा और गहरी सांस लेते हुए खुद को कुछ हद तक सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद ही उसने अपनी गति कम की और इस तरह आगे बढ़ा कि न तो जल्दबाजी थी और न ही धीमा। उसने आंगन का गेट खोला। उसके बाद ज़ूकिंग की नज़र आसपास के माहौल पर पड़ी और वह धीरे धीरे छोटे से घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, ज़ूकिंग इसे और सहन नहीं कर सका और सीधे मुंह में खून भरकर बाहर निकल गया। खून का रंग काला था और जब वह जमीन पर गिरा तो वास्तव में उसमें से एक तीखी आवाज निकली। जैसे ही उसने जहरीले खून का एक घूंट खांसा, ज़ूकिंग का चेहरा पहले के पीलेपन की तुलना में कुछ हद तक सामान्य हो गया। उसने जोर से सांस ली और क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे का रंग अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
कितना भयंकर जहर है, जू किंग ने बुदबुदाया। अंत में फैट माउंटेन द्वारा छोड़ी गई जहरीली धुंध की सांस में अत्यधिक विषाक्तता थी। हालांकि उस स्थिति में अगर जू किंग ने चकमा देने का विकल्प चुना होता तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए मदद के लिए पुकारते हुए तुरंत भाग जाता। उस समय अगर वह चीज़ों को संभालना चाहता तो चीज़ें बहुत अधिक जटिल हो जाती। इसके अलावा भले ही वह बहाना करे कि वह घायल है, तो भी चालाक मोटे पहाड़ को ठगना बहुत मुश्किल होगा। जब से फैट माउंटेन को लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसने जो कुछ भी किया वह अपने इरादों को छिपाने के लिए था। उसकी एकमात्र गलती ये थी कि उसने जू किंग की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। इसलिए उस महत्वपूर्ण क्षण में जू किंग ने अपने बैंगनी क्रिस्टल द्वारा लाई गई रिकवरी क्षमता पर विश्वास करना चुना था। उसने जहरीली धुंध के आक्रमण को बलपूर्वक सहन किया और आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य की जान एक ही वार में लेने का फैसला किया। अब स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनका निर्णय गलत नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल में वास्तव में विष के आक्रमण के विरुद्ध बहुत मजबूत पुनर्प्राप्ति विशेषता थी। वापस आते समय उनके फेफड़ों में जलन और खांसने की इच्छा वास्तव में उनके ठीक होने की क्षमता का प्रभाव थी। वास्तव में मैला ढोने वालों में कोई भी सरल व्यक्ति नहीं होता। सबसे अधिक संभावना यह है कि यदि मैं घोड़े 4 पर हमला करते समय पर्याप्त रूप से तत्पर न होता और उसे जवाबी हमला करने का समय न देता तो उसे संभालना भी बहुत कठिन होता। जू किंग ने चुपचाप विचार करते हुए उन पहलुओं का विश्लेषण करना शुरू किया जहां वह इन 2 लड़ाइयों के दौरान अपर्याप्त था। काफी देर बाद जू किंग ने गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे करके अपनी चमड़े की थैली को देखा। तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मोटा माउंटेन अकेले ही घूम रहा था क्योंकि उसे घोड़ा 4 से एक वस्तु चाहिए थी। इसलिए वह मेरा प्रति शिकार करने और घोड़ा 4 से संबंधित वस्तु मुझसे छीनने की तैयारी कर रहा था। जू किंग ने अपनी चमड़े की थैली खोली और हॉर्स 4 की सारी चीजें उसमें डाल दी, जिसमें स्पिरिट सिक्के भी शामिल थे। फिर उसने अपने सामने रखी वस्तुओं को व्यवस्थित किया। उसकी नज़र वस्तुओं पर पड़ी और उसने उन्हें बारीकी से जांचा। अंततः उसने अन्य सभी वस्तुओं की संभावना को खत्म कर दिया और धातु की प्लेट को घूरने लगा। वह भौंचक्का रह गया और निश्चित नहीं हो सका। वास्तव में हॉर्स 4 की सभी वस्तुएं बहुत आम थीं, इसलिए इस धातु की प्लेट को अन्य वस्तुओं की तुलना में कुछ हद तक बेमिल और अज्ञात माना जा सकता है। क्या ये वही चीज़ है? लेकिन इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं लगता। क्या ये कोई बहुत मूल्यवान सामग्री हो सकती है? जू किंग ने इसे ध्यान से रखते हुए सोचा। वह भविष्य में इस वस्तु की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने का मौका तलाशने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद उसने फैट माउंटेन की चमड़े की थैली निकाली और उसका निरीक्षण किया। अंदर कोई सफ़ेद गोलियां नहीं थीं, लेकिन बहुत सारे स्पिरिट सिक्के थे। जू किंग को जहर की कई बोतलें भी मिलीं। हालांकि चूंकि वह जहर की कला नहीं जानता था, इसलिए उसने लापरवाही से उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। अंत में उसने उस अंबर को बाहर निकाला जो दरारों से भरा हुआ था। उसे उस मोटे आदमी की याद आ गई जो मरने से पहले उसे पकड़े हुए था। तो फिर यह क्या चीज़ है? ऐसा लग रहा था कि वह आदमी मरने से पहले इसे कुचलने वाला था। जू किंग हैरान था। उसे लगा कि उसके पास प्रासंगिक ज्ञान की कमी है, इसलिए उसने इसके बारे में सोचने के बाद इसे दूर रख दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना जारी रखी। इन कुछ दिनों के दौरान जू किंग ने पाया कि क्यूई कंडेंसेशन के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद उसे पहले की तरह ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं थी। वह लगभग 2 घंटे की नींद में ही अपनी ऊर्जा वापस पा सकता था। इसलिए उन्होंने अपना अधिकांश समय साधना में ही बिताया। इसके अलावा चूंकि आज उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसने और भी अधिक समय तक साधना की। वास्तव में उसने पूरे दिन साधना की। हालांकि जब रात होने लगी तो जू किंग को कुछ महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और अपने घर के बाहर देखा। जैसे ही उसने उधर देखा, उसे कैप्टन लेई की आवाज़ उधर से आती हुई सुनाई दी। बच्चे, आंगन में आओ। ये सुनकर जू किंग उठ बैठा और चुपचाप चला गया और उसने आंगन में खड़े कैप्टन लेई की ओर देखा। आंगन में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कुछ मांस के व्यंजन और शराब रखी हुई थी। इसके अलावा वहां कुल 6 कुर्सियां और चॉपस्टिक और कटोरों के 6 सेट थे। कैप्टन लेई वहां बैठे थे और जब उन्होंने जू किंग को देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर उनकी ओर इशारा किया। जब जू किंग ने अपनी नज़र मेज़ और खाने के बर्तनों पर घुमाई तो उसे अपने दिल में एक अनुमान लगा। फिर वह हल्के से चलकर कैप्टन लेई के पास बैठ गया। क्या तुम इन कुछ दिनों में कैंपसाइट से परिचित हो गए हो? कैप्टन लेई ने आंगन के बाहर देखा।
जू किंग से बात करते समय उनका रवैया सहज था। अपेक्षाकृत ऐसा ही है, जू किंग ने जवाब दिया। फिर उसकी नज़र मेज पर रखे खाने पर गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पूरे दिन खेती की थी, या शायद भोजन की खुशबू बहुत लुभावनी थी। जू किंग ने जल्द ही महसूस किया कि उसके पेट में बड़बड़ाहट की आवाज़ें आ रही हैं। कैप्टन लेई जो किनारे पर खड़े थे, ये सुनकर हंस पड़े। जल्दी मत करो, उनका इंतजार करो। क्या हम थंडर टीम के लोगों का इंतजार कर रहे हैं? जू किंग को पहले से ही कुछ बातों का अंदाजा था, इसलिए उसने इस बारे में पूछने का मौका लिया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और जब वह बोलने ही वाला था, तो उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी नज़र बाहर की ओर घुमा ली। उसी समय जू किंग ने भी वही महसूस किया और उसकी नज़र का अनुसरण किया। प्रांगण के बाहर धुंधली गलियों में एक हटे कट्टे आदमी की आकृति दिखाई दी। इस हटे कट्टे आदमी की मांसल आकृति टूटे हुए बैल से भी बढ़कर थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक छोटे पहाड़ जैसा था और उसके शरीर की मांसपेशियां बहुत ही उत्तेजित थीं, जो एक सम्मोहक आभा बिखेर रही थी। उसने अपनी पीठ पर एक विशाल महीन इस्पात की ढाल और हाथ में एक गदा ले रखी थी जो जू किंग से भी ऊंची थी। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ रहा था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।